चलो भाई। तो अब इस वीक के करंट अफेयर्स में जो है, हम 4 जनवरी से 10 जनवरी तक बात कर रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें, 4 5 तो इस वीक के करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक पोर्शन पोर्शन जो हमारा करंट अफेयर्स का है उसको अच्छा तैयार करा देंगे। बाकी तो कराएंगे ही कराएंगे, स्टैटिक वाले। अब पहला क्वेश्चन मोढेरा सूर्य मंदिर के संबंध में है। क्यों है, पहले तो अपन इस पे बात कर ले कि ये प्रश्न क्यों है। तो आपको देखा होगा स्क्रीन पे लिखा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा से भारत के पहले निरंतर सौर ऊर्जा चलित मोढेरा सूर्यग्राम को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा, मोढेरा सूर्य ग्राम के समर्पण से पूरे उत्तर भारत में गुजरात के विकास को एक नई ऊर्जा, नया जो है वो मिलेगा। एक्चुअल जो है वो ये जो सूर्य मंदिर वाला जो गांव है, इसको अब सूर्य ग्राम घोषित कर दिया गया है ना। ये सोलर जो है वो विलेज तो था, जो अगर कहा जाए इसको सोलर विलेज के नाम से, जो मोढेरा आपको मालूम है, मतलब भारत का पहला सोलर विलेज है। बट सूर्य ग्राम बोलना उसको, ठीक है, सोलर विलेज की जगह। ये जो है वो उससे जुड़ा है क्योंकि सूर्य मंदिर से उसको लिंक किया। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन ज्यादातर चर्चा में है। अभी हाल ही में आपने अगर देखा होगा तो गुजरात में एक और बॉर्डर विलेज है जो कि सूर्य ग्राम घोषित किया गया। कौन सा, अभी आपको किसी को पता है बॉर्डर विलेज जो पहला बॉर्डर विलेज जो अगर कहा जाए सोलर विलेज, पहला सोलर विलेज, पहली सोलर सिटी, ये तो आपने को पता होना चाहिए ना, पहली सोलर सिटी। अभी मैंने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा है यार, 2 3 हफ्ते पहले। पहली सोलर सिटी जो है वो हो गई आपकी आपकी सांची। 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 दूसरा सोलर विलेज हो गया मोडेरा। और मॉडल। तीसरा तो जो है अगर कहा जाए मसाली। अभी आपने नहीं सुना जो अगर कहा जाए, मसाली। अभी ज्यादा पुरानी नहीं है ये, मतलब मुश्किल से जो है वो आप जाओगे। फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज। अभी हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए आपको, हो सकता है अभी ही क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए। ये आपको दिख रहा है मसाली द विलेज ऑफ गुजरात, यहाँ पर। और ये ज्यादा पुरानी खबरें नहीं, जितनी भी खबरें आपको यहाँ दिख रही होंगी, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, 2 हफ्ते 2 हफ्ते, ठीक है, यहाँ पर 2 हफ्ते, ये सब जो है अगर कहा जाए 20 दिसंबर, ये सब अभी की खबरें हैं, 19 दिसंबर। तो हमको ये पता होना चाहिए है ना? कुछ चीजें तो पता होना ही चाहिए जो है। तो ये प्रश्न हमने इसलिए लिया है कि मोढेरा बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो हमें कम से कम मोढेरा के बारे में पता होना चाहिए। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के राजा भीम फर्स्ट के द्वारा कराया गया। इस बहाने में ये पता चला कि यहाँ पर चालुक्य वंश के राजाओं का शासन था, है ना। वही चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम, जिनका संबंध में हम रानी उदयामती से जोड़ते हैं, और वो रानी की बाप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा, ये मंदिर गुजरात राज्य के पाटन जिले में है, ये गलत है ना। अब ये गलत क्यों है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तीसरा, मोढेरा सूर्य मंदिर के पास स्थित मोढेरा ग्राम को सूर्य ग्राम घोषित जो है वो किया गया, ये बिल्कुल सही है। और ये मंदिर परिसर मारू गुर्जर वास्तु शैली में बना हुआ है। ये भी, ये इसका आर्किटेक्चर, इसका और वो पाटन में जो रानी की बाव है, उस दोनों का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। और दोनों ही मारू जो है वो गुर्जर स्टाइल में बने हुए। तो आपको कम से कम आज, जैसे आपको इंडिया में बहुत सारी स्टाइल मालूम होती है ना, नागर स्टाइल, द्राविड़ स्टाइल, बेसर स्टाइल, नर दक्षिण में चले जाओगे पल्लव डायनेस्टी में तो नरसिंह वर्मन स्टाइल, ठीक है, इस तरह की जो स्टाइल है, ये मंदिर बना है मारू गुर्जर स्टाइल में। तो कई बार ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि भाई मारू गुर्जर जो है वो स्टाइल का संबंध जो है वो किस डायनेस्टी से है। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। या मारू गुर्जर डायनेस्टी के जो है वो मंदिर कहाँ मिलेंगे, अब पता चले पूरे राजस्थान के लगाया है, गुजरात का एक भी नहीं लगाया। तो इसके ऊपर जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो, यार रत्नेश अपना वो कर्सर बंद करो यार प्लीज बेटा। जो है वो ये मंदिर जो है वो मारू गुर्जर स्टाइल के अंदर है। सर। अब सर। अब सर ये कहानी वही के है। अगले हिस्से के ऊपर जो है चले जाते हैं कि ये पाटन वाला क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, है ना। तो इसको समझिए, देखिए जो चालुक्य डायनेस्टी थी गुजरात की, उसकी जो शुरुआती कैपिटल थी उसका नाम था अनहिलवाड़। ये भी क्वेश्चन ना जाने कितने एग्जाम में आ चुका है कि अनहिलवाड़ जो है वो किसकी कैपिटल हुआ करती थी। तो गुजरात के चालुक्य, चालुक्य बहुत सारे हुए, ठीक है, जो है वो चालुक्य डायनेस्टी बहुत हुई है, पर हाँ गुजरात की बात कर रहे हैं ना, दक्षिण भारत की बात नहीं कर रहे। वो थी। और ये पाटन से ही थी, बाद में अनहिलवाड़ को पाटन ही कहा जाने लगा, मतलब उसकी पहचान पाटन ही बन गया। तो शुरुआत में तो ये जो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर था ये पाटन में ही हुआ करता था। अभी सर इसका जो है वो जिला बदला गया। अब ये जिला जो है अगर कहा जाए पाटन की जगह, यहाँ पर आप देखो इसमें पोस्टर लगा हुआ है, इसको ध्यान से देखो, ये लिखा है मेहसाणा, मेहसाना। ठीक है। अब जिला बदल गया। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन इसीलिए आते हैं क्योंकि हमने, मतलब नॉर्मल अगर एक
सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई जो है वो मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो उसको पाटन तो याद ही रहता है, क्योंकि वो पाटन से जो है वो पड़ा हुआ है। और पाटन एग्जैक्टली चालुक्य सोलंकी राजाओं की हमेशा कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध रही। और ये भी मैं बता दूं कि जो चालुक्य सोलंकी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये वही राजा हैं जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश में भी बाद में, जो अगर कहा जाए कलचुरी और जो है वो बघेलों के साथ इनके संबंध रहे। मध्य प्रदेश में जो बघेल डायनेस्टी है वो इसी की एक ब्रांच थी बाद में। ये आपको जिनको नाम मालूम वो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कोई पूछे ना बघेल डायनेस्टी की जड़ें कहाँ हैं, तो बघेल डायनेस्टी की जो जड़ें हैं वो गुजरात में ही हैं, जो चालुक्य राजाओं के साथ। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। ओवरऑल जो है वो तीन चार क्वेश्चन मैंने जो मुझे लगे वो मैंने आपको बता दिए, ये सब आपके तैयार होना चाहिए, इनमें से कुछ भी आ सकता है। और कोई पूछे अनहिलवाड़ को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो आंसर हो गया कि अनहिलवाड़ को वर्तमान में पाटन ही कहा जाता है, वो पाटन नाम से ही फेमस है। अगला है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये क्वेश्चन भी आएगा, है ना, क्योंकि चूंकि अभी हुआ है तो इसलिए प्रश्न बनने की संभावना है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2025 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया, बिल्कुल सही। दूसरा, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ऑलमोस्ट भारत सरकार इस समय ज्यादातर थीम्स में विकसित भारत को कहीं ना कहीं जो है वो शामिल कर रही है। अभी पिछले 2 साल तक आपने देखा है ज्यादातर थीम्स के अंदर उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, किसी को याद है, वो थीम्स का हिस्सा रहा। जी सर, 20। अमृत महोत्सव। नहीं, वो थीम में यूज नहीं किया अमृत महोत्सव, वसुदेव कुटुंबकम उनकी थीम का हिस्सा था, वसुदेव कुटुंबकम। आपने पता नहीं 2 साल पुराना 22 23 के जो है वो कभी फिगर्स पढ़े हो, तो हर चीज में वो वसुदेव कुटुंबकम वर्ड यूज कर रहे थे, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम के नाम से ही उन्होंने G20 को अपने हाथ, G20। है ना, वहाँ वसुदेव कुटुंबकम। यहाँ आजादी का अमृत महोत्सव तो हम लोग मना ही रहे हैं, है ना, वो तो एक अलग पूरा है। दूसरा है पूर्वी भारत में आयोजित होने वाला ये पहला सम्मेलन है, ये भी सही है। और इस सम्मेलन में फिजी जो अगर कहा जाए गणराज्य की राष्ट्रपति, तो इसमें ये फिजी की राष्ट्रपति नहीं है, ये त्रिनाद एंड टोबैगो जो है वो वहाँ की राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने वर्चुअल एड्रेस किया था इसको। ठीक है, मतलब इन्होंने जो है वो अगर कहा जाए एक वर्चुअल मोड से इसको एड्रेस किया था। अब इसमें हमारे काम का क्या है, वो पहले तो हम यहाँ जाएं, हम एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं 18वें प्रवासी, तो आपको दिख रहा होगा कि टेक्निकली प्रवासी भारतीय जो है, ये चूंकि सरकार अगर किसी चीज को लिखती है तो उसमें सबसे पहले क्या लिखती है, तो ये लिखा हुआ है कि ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में हम ये मना रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ऑलमोस्ट मालूम है। 9 जनवरी 2003 से पहली बार ये सम्मेलन आयोजित हुआ। फिर सरकार ने 2015 में इसमें अमेंड किया, और अमेंड करने के बाद ये हर 2 साल में जो है वो एक बार आयोजित होने लगा। यानी सिंपल सी लॉजिक है। हम अगर इसके में जो है वो पहले देखें, तो 2023 में हमारे यहाँ इंदौर में आयोजित हुआ था, काफी चर्चा था, 8 से 10 जनवरी का। अब जो है वो 2023 के बाद 2025 में, तो अगर हम इस लिस्ट को देखें तो शुरुआती लिस्ट में हमको सम्मेलन मिलेगा 2003 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर 15 के बाद ये 15 17 19 21 23 25 के क्रम में बढ़ रहा है। तो चूंकि कुछ चीज अगर हमने अमेंड करी है तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है वो हमसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये अगर आपको ये जानकारी वो लिख रहे हैं, अभी आपको दिख रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये 17वां है जो हमारे यहाँ इंदौर में हुआ था उसमें, क्योंकि यहाँ पर ये पुराना डाला हुआ है। अभी वाले में हम जाए तो उसके अंदर जो है वो प्रधानमंत्री जी ने भी एड्रेस किया, जब उसका समापन हुआ तो राष्ट्रपति जी गई उसमें, क्योंकि उन्होंने प्रवासी भारतीय पुरस्कार भी वितरित किए, वो भी अपने को आ सकता है। बट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से व्यक्ति जुड़े हैं तो वो हमको पता होना चाहिए। तो ये एक नाम है और ये नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने पूरा आर्टिकल, ज्यादा नहीं है, इतना बड़ा आर्टिकल आपको पूरा नहीं पढ़ना है। 8 से 10 जनवरी उड़ीसा एक, दूसरा विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान दो, ठीक है, 8 तारीख को युवा प्रवासी भारतीय दिवस थीम पर कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ, और बाकी पूरा नीचे तक पूरा कार्यक्रम का वो है। इस तरह से हमारे लिए इतना ही काम का है यहाँ। ये आपको जो है वो पुराना लगा हुआ है ना, ये 17वां है, ये मैं समझना कि अभी प्रधानमंत्री जो है अगर कहा जाए उन्होंने ऐसी जो है, इसमें मेनली जो है वो सीधे शामिल हुई है द्रौपदी मुर्मू समापन में। बाकी तो वर्चुअल मोड पे कोई अगर एड्रेस करे तो वो तो एक अलग बात हो जाती है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है।
दूसरा जो नाम है उसमें ये नाम अब क्या होता है ना, ये नाम लिंक करके भी पूछ सकते हैं। हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि क्रिस्टीना कार्ला कंगालू जो है वो का संबंध किस देश से, या वो किस देश की राष्ट्रपति हैं, किस देश की प्रधानमंत्री, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले। तब भी हमारे को ये पता चलना चाहिए कि आखिर ये क्यों पूछ लिया, आखिर अभी हाल फिलहाल में जो है वो क्यों पूछ लिया। तो ये दिख रहा है प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, यहाँ पर ये। तो ये बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। अब यहाँ पर भुवनेश्वर दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से। तो ये 1 जनवरी का आर्टिकल है, लेकिन क्या लिखा है कि भुवनेश्वर 31 दिसंबर को तिरानवे टोबैगो राष्ट्रपति कंगालू ने 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी, ये यहाँ पर है। तो इस तरह से उन्होंने इसको एड्रेस किया। ठीक है, जब एड्रेस करने वाली आएगा तो उसमें वर्चुअल एड्रेस करने वाला वो आ जाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो रोल प्ले करती हैं एग्जाम में, कि उनका समझ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमको लगता है यार कितने राष्ट्रपति याद करें, कितने राष्ट्रपति याद करें। इसको ऐसे याद करोगे तो कितने की कहानी जो है वो आपको आएगी। चलिए, जो है वो 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये बाकी तो जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर हो गया। तो टेक्निकली शुरुआत में प्रधानमंत्री और एंड में जो है वो राष्ट्रपति, ये दोनों का रोल है। हाल ही में वरिष्ठ वैज्ञानिक वी नारायण को किस पद पर नियुक्त किया गया, है ना। तो अभी आपको मालूम होगा, अभी हालांकि अब मतलब अपॉइंटमेंट की घोषणा हो गई है। अभी काम पुराने ही वाले कर रहे हैं, क्योंकि कल भी एक अंतरिक्ष विभाग की बैठक थी, उसमें थे शामिल ये, लेकिन इससे पहले वाले अंतरिक्ष सचिव भी थे। अब इसमें पहला है अंतरिक्ष सचिव, दूसरा है चेयरमैन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसका सबसे सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो भी व्यक्ति स्पेस, ठीक है, मैं मतलब इसरो का या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बनेगा, वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्पेस सेक्रेटरी की पोस्ट पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ये खासियत है, मतलब आप यहाँ से सिंपल, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमको ये तो पता है कि ये स्पेस जो है वो से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, इसरो से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यार ये स्पेस सेक्रेटरी। अब हमने इंटरनेट पर सिंपल स्पेस सेक्रेटरी टाइप किया, ये लिखा हुआ है डॉक्टर वी नारायण हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू स्पेस सेक्रेटरी। डॉक्टर नारायण हु इज करेंटली डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSS विल आल्सो द न्यू इसरो चेयरमैन एंड ही विल, ठीक है, टेक ओवर फ्रॉम दस 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 14 जनवरी। तो अभी आपको 6 दिन पुरानी खबर है, और आज 14 जनवरी को ही हम ये करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा ना कि अभी इनको आज इनको चार्ज मिलेगा। तो अभी जो इसरो की बैठक हुई थी उसमें जो है वो थे ये, लेकिन एज ए चेयरमैन के रूप में जो है वो नहीं थे। तो ये हमारे बात सामने आती है, हमको ये बात बहुत अच्छे से समझ पड़ती है कि जो भी व्यक्ति, जैसे इसके पहले अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ इसके पहले वाले का जैसे ये 5 जुलाई का कर रहे हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, ठीक है, यहाँ पर वो बकायदा लिख रहे हैं कि वो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड चेयरमैन है, ठीक है, इसरो के। दोनों पोस्ट, यानी इनडायरेक्टली हमको समझ पड़ रहा है कि यार जो व्यक्ति इस पोस्ट पे जाएगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेक्रेटरी के पद पे जो है वो स्पेस में चला जाएगा, यानी स्पेस इंडस्ट्री को पूरा संभालेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वजह से। तो कई बार हमको लगता है कि कोई IAS होगा या कोई और होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन गलत होते हैं। अब ये तो पूछेगा ही नहीं वो इसरो के चेयरमैन कौन है, हो सकता है जो स्पेस सेक्रेटरी वर्तमान में कौन है पूछ लेगा, तो हमको दिक्कत हो जाएगी। तो जहां भी आर्टिकल छपते हैं उसमें लिखा ना वरिष्ठ आंतरिक वैज्ञानिक वी नारायण को इसरो का नया अध्यक्ष, ठीक है, और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। वे 14 जनवरी को इसरो के वर्तमान प्रमुख एस सोमनाथ से पदभार ग्रहण करेंगे। वे 2 साल की अवधि के लिए इस पद पर कार्य करेंगे। तो हम ये सोचें कि अगर हम न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं तो हमें कितनी सारी स्टैटिक चीजें पता चलती हैं। उनका कार्यकाल 2 साल का हमको पता चला, यहाँ पर वो मतलब अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं ये पता चला, इसके पहले कौन थे ये पता चला। ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमको पता चलते हैं। या आपसे ये पूछ ले कि जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है वो कहाँ है, तो वलियामाला में स्थित है। केवल मैं कहता हूँ कि आप रटो मत, न्यूज़पेपर को डेली अगर आप रीड करोगे तो ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे, आप इसको 4 बार पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि LPSC जो है वो कहाँ पर है ना, उसमें ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर अगला है डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अभी निधन हुआ है इनका, और इसके कारण कोई क्वेश्चन इनसे बन सकता है। जिस समय वे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे भारत ने अपना दूसरा नाभिकीय परीक्षण किया। देखो, भारत ने 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए जिनको हम पोखरण 1 और पोखरण 2 के नाम से जानते हैं, है ना। तो जो पोखरण 1 जो न्यूक्लियर टेस्ट था इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, किस ईयर हुआ था, किस ईयर हुआ था,
74। 1974 तो 1974 में हुआ, स्माइलिंग बुद्धा नाम से हमने वो टेस्ट किया था। उस टेस्ट में ये शामिल थे। ठीक है, मतलब टेस्ट के ऐसा नहीं कि पूरा उसको वो पूरा मैनेज कर रहे, वो टेस्ट का हिस्सा थे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। जब दूसरा टेस्ट न्यूक्लियर का हमने 1998 में 11 और 13 मई, ये दूसरे वाले का डेट इसलिए याद रखना, पहले का भी याद रखना, पहले वाले को 50 साल हो गए 1974 से, इसलिए वो आ सकता है। दूसरा वाला अटल जी की देन है, उनके जन्म को भी 100 साल हो गए, इसलिए वो आ सकता है। तो जो दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट था 11 और 13 मई का 1998 में, जिसको हमने ऑपरेशन शक्ति जो है वो नाम दिया था, उस समय ये परमाणु ऊर्जा आयोग के या न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष थे। तो टेक्निकली इनके हाथ में वो पूरा के पूरा उस समय पावर जो है रही होगी। उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण नहीं दिया गया, ध्यान रखिए, पद्मश्री दिया गया और सीधे फिर पद्म विभूषण दिया गया, इसीलिए ये वाला गलत है। कई बार ये पूछ लेते हैं इनमें से क्या दिया गया, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, पहला लिख लिया कि पद्मश्री, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा लिख दिया उपरोक्त में उपरोक्त सभी, कौन सा नहीं दिया गया। तो अभी दिख रहा है कि यार हाँ, पद्म भूषण नहीं दिया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया में बहुत ही रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट है, एटॉमिक रिसर्च के ऊपर काम करने वाला। उसमें है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का संबंध, ठीक है, विक्रम साराभाई से भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो मतलब उनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उसमें, यहाँ पर। और क्या विक्रम साराभाई स्पेस टेक्नोलॉजी के अलावा न्यूक्लियर साइंस से जोड़ सकते हैं उनको? अगर मेरे मुंह से अभी कुछ गलत निकला हो तो कोई उसको करेक्शन कर देगा? कोई नहीं से करेगा, जो क्योंकि सकते बिल्कुल हैं। जोड़ टीचर ने सकते गलती हैं। से ये बोल दिया कि विक्रम साराभाई, जबकि उनको होमी जहांगीर भाभा बोलना था। बट बिल्कुल अपन चुपचाप सुन रहे हैं कि नहीं, सर ने बोला है तो सही बोला है। ठीक है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, विक्रम साराभाई जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, उनके नाम से तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। और होमी जहांगीर भाभा के नाम से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, होमी जहांगीर, जो मोंट ब्लांक नाम की जगह पड़ती है। यहाँ पर आप जाओगे ब्लैक फॉरेस्ट वाली बेल्ट में, जर्मनी के पास, वहां उनका प्लेन क्रैश हुआ। तो भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने में होमी जहांगीर भाभा का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। हालांकि आप विक्रम साराभाई और इन सब की एक टीम ही थी उस समय, ये सब जो है वो अगर कहा जाए समकालीन ही लोग हैं, ये आप याद रखिए। तो वो नाम भी आपको याद रखना है ना। और ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार थे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से कितने जानते हैं कि भारत सरकार के फर्स्ट पहले वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की पोस्ट बहुत पुरानी नहीं है। कौन पहले थे? और चलो मैं हिंट कर देता हूँ कि वो एक ऐसा वैज्ञानिक था, ठीक है, जो विज्ञान के साथ राजनीति में भी उस शिखर तक पहुंच गए जहां तक हम सामान्य वैज्ञानिक से कल्पना नहीं कर सकते कि जा पाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। तुम्हारे दिमाग में कम से कम चलो इतना तो ठीक फिट फिट बैठ गया कि हम्म। एपीजे अब्दुल कलाम जो है, अगर कहा जाए कि भारत में थे तो वैज्ञानिक, लेकिन वो हमारे सर्वोच्च पद तक गए। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया जो पोस्ट है, ये बहुत पुरानी पोस्ट नहीं कि 100 साल पुरानी पोस्ट है कि जब देश स्वतंत्र हुआ तब से हम जो है वो बना रहे हैं। ये सब पोस्ट जो अगर कहा जाए नई है। इन पोस्टों को ये दिख रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर, यहाँ पर। इसमें आप कहीं भी जाओगे तो पुराना जो है वो लिस्ट, जैसे विकिपीडिया पे चले गए आप, तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर 1999 में अपॉइंटमेंट हिज डैश डैश, ये फर्स्ट है सेकंड है, तो इसमें ये फर्स्ट है राजगोपाल चिदम्बरम, जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। इस तरह से हमको ये पोस्ट मिलती है। देखो भारत में कुछ पोस्ट जो है वो अटल जी के शासनकाल में जो है वो शुरू की गई। जैसे आपको मालूम होगा एक पोस्ट और अटल जी ने दी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमारे ही मध्य प्रदेश के एक भूतपूर्व मुख्य एनएस द्वारिका प्रसाद एनएस एनएसए एनएस एनएसए नेशनल, पूरा बोले सिक्योरिटी एडवाइजर। एडवाइजर। सिक्योरिटी एडवाइजर ना, तो ब्रजेश मिश्र थे उसके ऊपर। तो अब हमारे दो क्वेश्चन तैयार हो गए। पहले, राष्ट्रीय जो अगर कहा जाए सुरक्षा सलाहकार, जो अभी अजीत डाभोल है, काफी चर्चित हस्ती हैं वो जो थे उस पे ब्रजेश मिश्र थे, जो कि हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर द्वारिका प्रसाद मिश्र जो हैं एमपी के, उनके बेटे थे। दूसरा अभी आपको जो है वही प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये पोस्ट भी अटल जी के ही समय शुरू हुई, इस पर जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम थे। वर्तमान कौन है वो आप करंट से करोगे। इस तरह से हमें समझ पड़ा कि डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम एक बड़ी हस्ती थे, अब हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो गया। ठीक है, इसके कारण
और काफ़ी आर्टिकल्स पेपर में आए जब उनका निधन हुआ, तो बहुत सारा पेपर ने, अच्छे न्यूज़पेपर, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी बड़े बड़े एक एक पेज के जो है वो आर्टिकल्स उनके ऊपर जो है वो लिखे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जैसे ये डिपार्टमेंट ऑफ जो है वो एटॉमिक एनर्जी ने भी उनके बारे में पूरा एक किया है ना, ये लिखा हुआ, ही प्लेड द इंटीग्रल रोल इन द नेश फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974। और बाकी भी जगहों पर आपको ये मिलेगा यहाँ। और ये लिखा हुआ है कि 88 ईयर की एज में उनका निधन हो गया, और न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा नाम, की फिगर इन इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, पास्ट अवे 88 इन मुंबई। ऐसे आर्टिकल्स आपको मिल रहे हैं, तो हमको फिर चीजें पता होना चाहिए। बाकी नहीं पता हो तो चल जाए, ऐसी स्थिति में जो है वो पता होना चाहिए। अगला जो है वो अगर कहा जाए कि हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर पार्थ योजना को लॉन्च किया गया। वन लाइन का है, एमपी का है, इसमें कोई ज्यादा हमारा काम का नहीं। स्क्रीन पर दिख रहा है, दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जनवरी को पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग इन हुनर पार्थ योजना को जो है वो लॉन्च किया। ये अब हमारे लिए जो है वो काम का, बस इतना ही हमको याद है। इसके अलावा हमको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा भी वन लाइन का है, कुछ चीजें वन लाइन की, इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा जो है वो अपना दिमाग खर्च नहीं करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज कहाँ खोले जाने का निर्णय लिया गया है, तो ये उज्जैन में निर्णय लिया है सरकार ने, जो है वो ये कहा कि हम ये, तो ये बकायदा एक आर्टिकल है कि उज्जैन में खुलेगा मध्य प्रदेश का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज। अब ये मैंने क्यों आपको दे दिया, इसके पहले एक बार सरकार ने घोषणा करी थी कि उज्जैन में खुलेगी मेडिसिटी। उसके पहले कहा था कि उज्जैन में जो है वो अगर कहा जाए आप जो मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो खोलोगे। वो क्वेश्चन एग्जाम वाले पूछ चुके हैं, वो मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ खुल रहा है वो भी पूछ लिया। तो कोई चीज अगर होने वाली है तब भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर मान के चलिए ये हमने निर्णय लिया, अब पता चले अब इसके ऊपर आज ही से काम शुरू हो जाए कि चलो भैया अभी जो है वो इसका भूमि पूजन ही करा दिया, तो क्या कर लोगे। इसीलिए जो है वो हमको कि डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने की दिशा में पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है ना, कॉलेज जो है वो दिख रहा है कि उज्जैन में, और किया गया। और विक्रम यूनिवर्सिटी से जो है वो मतलब जुड़ेगा यहाँ। ऐसे भी डेयरी प्रोडक्ट में आप बहुत अच्छे से जानते हो, केवल दूध के उत्पादन में हम भारत में एक अच्छी, यानी अगर कहा जाए कि हाय, दूध उत्पादन में अच्छी थर्ड नंबर पोजीशन पर। पे है भारत में, ना। तो अभी हमने इसके पहले वाले किसी करंट अफेयर्स में देखा था कि दुग्ध उत्पादन में हम भारत में तीसरे स्थान पे थे। बाकी जो आंकड़े हमने देखे थे, जैसे मांस है, अंडा है, ऊन है, उनमें हमारी रैंकिंग टॉप 3 में कहीं भी नहीं है। दूध में है, तो हमको दिख रहा है कि इसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं, तो ये आपको आ सकता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आलोक जो है वो रंगकर्मी आलोक चटर्जी का संबंध किस उससे है। देखो, आलोक चटर्जी पे क्वेश्चन बनना इसलिए जरूरी है, आ सकता है, क्योंकि एक तो एक और मैंने नीचे आलोक चटर्जी का क्वेश्चन इसमें वो लिया। आलोक चटर्जी पे क्वेश्चन बनने का कारण ये है कि वो एक ऐसे रंगकर्मी थे जो मतलब भारत, पूरे भारत में रंगकर्मी में तो पहचाने गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को फिल्मों से नहीं जोड़ा। मतलब उनने अपनी लाइफ में अपने आप को फिल्मों से बिल्कुल अलग रखने की कोशिश करी। कोई इक्का दुक्का अगर किसी ने कहा हो तो वो एक अलग बात है, नहीं तो वो सर आप। एक आर्टिकल आया था हम्म। जिस दिन इनकी डेथ हुई थी कि एक दोस्त का वादा निभाने के कारण इन्होंने कभी हम्म। फिल्मों में को साइन नहीं किया। हाँ, इरफान खान, वो दोस्त का नाम है। हाँ। ठीक है, वो दोस्त का नाम नट है इरफान सम्राट खान। लिखा। यहाँ पर क्या बेटा? नट सम्राट ऐसा हाँ, है ना। उनको नट सम्राट कहा जाता है। एक दैनिक भास्कर में आर्टिकल है, देखो यही कहीं इसमें लगाया हुआ भी है। मैंने कहीं किसी जगह लगाया है, अब मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ लगाया, मैं दिखाता हूँ, रुको आप लोगों को। ये तो स्मृति शेष, प्रसिद्ध रंगकर्मी और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक आलोक चटर्जी का निधन। हिंदी के नट सम्राट चला गया, आईसीयू में, कहा ऐसा नाटक ढूंढ कर लाओ जिसे व्हील चेयर से भी खेल सके। तो एक जानी मानी हस्ती थे वो, मतलब बहुत आप सोचिए, यहाँ लिखा हुआ है कि आलोक अभिनेता इरफान खान के करीबी दोस्त थे। दोनों ने ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 1984 से 87 तक पढ़ाई करी। ओमपुरी के बाद गोल्ड मेडल पाने वाले जो है वो ये दूसरे रंगकर्मी थे। आप सोचिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वो निकले, चाहते तो वो एक अच्छा अगर कहा जाए फिल्मी कैरियर जो है वो चुन सकते थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं, हमने जो है वो ड्रामा यानी रंग कर्म से अपने आप को तैयार किया, तो हम रंग कर्म की ही जगत में अपनी पहचान बनाएंगे। फिर वो बहुत चर्चित भी रहे, हमारे मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के जो है वो डायरेक्टर भी रहे।
ये जो भोपाल में जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो ड्रामा स्कूल है उसके डायरेक्टर के पोस्ट पे भी रहे। और बाकी तो हैं ही, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बाकी हमारे लिए जो है वो इतना काम का नहीं है, लेकिन आलोक चटर्जी हमारे लिए काम के हैं। हमारे देखो मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे जो है थिएटर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश को ग्लोबल सिनेरियो में पहचान दिलाई, जिसमें एक तो बहुत बड़ा नाम है जिनका नाम है हबीब तनवीर। है ना, हबीब तनवीर का जन्म यहाँ नहीं हुआ, लेकिन उनकी कर्म भूमि यही रही, भोपाल ही। वो भारत भवन से जुड़े रहे हबीब तनवीर। ठीक है, हबीब तनवीर है, बाबा डीके है, बाबा कारंत है, ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे। ये तीन चार नाम तो ऐसे हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। एक हबीब तनवीर का नाम, कोई पूछे कि किससे था, तो वो थिएटर से ही थे। उन्होंने कुछ फिल्में की, ऐसा नहीं कि नहीं की, कुछ फिल्में तो उन्होंने की। और इसके बाद जो है अगर कहा जाए बाबा डीके, वो भी जो है वो अगर कहा जाए आपको याद रखना है। ठीक है, कारंत, वो भी आपको याद रखना है। ऐसे कुछ नाम हैं जिनका एक कंट्रीब्यूशन जो है वो हम मान सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसमें से कुछ ना कुछ जो है वो बन सकता है। HMPV वायरस का पहला केस भारत के किस शहर में रिपोर्ट हुआ? अभी चूंकि ये वायरस बहुत ज्यादा चर्चा में है, और खासकर बच्चों को तो ये टारगेट कर रहा है। और इसके लिए थोड़ी सी र्यूमर भी ज्यादा है, मतलब इतना पैनिक करने की, हालांकि इतना पैनिक हम हो नहीं रहे क्योंकि कोविड से हम इतना संभल चुके हैं। तो अब ज्यादा तो कोई पैनिक होने वाला नहीं है। तो ये आपसे एक तो दो चीजें आपको पूछी जा सकती हैं इसमें। पहला तो आपको HMPV मतलब हाल ही में चर्चित HMPV जो है वो क्या है, या इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। मतलब कई बार जो है वो ऐसे वायरसों के फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है यहाँ पर। क्योंकि वो क्या करेगा, ह्यूमन जो है वो अगर कहा जाए मेटा वायरस, ह्यूमन इम्यून वायरस, ह्यूमन जो है अगर कहा जाए रिस्पिरेटरी वायरस, ऐसा घुमा देगा। तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस ये है HMPV। बच्चों में अभी देखो असर तो सबको डालेगा, ऐसा नहीं, सर्दी जुकाम इसके सामान्य लक्षण के रूप में दिखते हैं। बट बच्चों में जो है वो अगर कहा जाए ज्यादा, तो देखा ना कोरोना वायरस जैसा हमारे देश के 18 केस, पौंडीचेरी में अब तक बच्चा पॉजिटिव, अब तक 3 केस। ये 4 घंटे पहले का खबर हमको दिख रहा है। तो 4 घंटे पहले की खबर हमको अगर दिख रही है, तो हम साफ कह रहे हैं ना कि बच्चे की बात जो है वो ज्यादा इसमें दिख रही है। तो अभी दक्षिण भारतीय राज्यों में ऐसे भी ऐसे केस दक्षिण भारतीय राज्यों में ज्यादा आते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि 4 मामले गुजरात में, महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक तमिलनाडु में 2 2, ऐसे जो है अगर कहा जाए है। और इसका जो पहला केस है वो आपको जो दिख रहा है कि 6 जनवरी को कर्नाटक में डायग्नोस हुआ, फिर 6 जनवरी को। तो बाकी हमको ज्ञानी नहीं बनना है कि हम एक एक केस को स्टडी कर रहे हैं। हमारे काम का केवल इतना है कि फर्स्ट केस इसका मिला था, जो 6 तारीख लिखी कि 6 जनवरी को मिला था, कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला था। कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा तो डेट पूछेगा, नहीं तो नॉर्मली पूछेगा तो बेंगलुरु। और ये कब पूछेगा, जब अगर मान के चलो ये और पैनिक हो गया। अभी तो ये ठीक है, अभी मतलब बहुत ज्यादा इसमें जो है वो ऐसा कोई तनाव वाली बात नहीं। कल को अगर मान के चलिए सरकार ने और बड़े प्रिकॉशंस लिए, बहुत बड़े एक्शंस लिए, तब जो है अगर कहा जाए कि ये क्वेश्चन जो है वो आपसे मतलब पूछा जा सकता है, या इसके बारे में कुछ ना कुछ जो है वो आ सकता है। फिर अगला सर। है इंफोसिस के पूर्व CEO विकास सिक्का, जो कि प्रधानमंत्री श्री मोदी से AI विषय पर जो है वो मिले थे। अभी देखो क्या हुआ, सरकार AI, प्रधानमंत्री जी एक सीरीज चला रहे हैं, अभी आपने देखा होगा। अभी जस्ट अभी ही मतलब अब 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी किससे मिले? किससे मिले? माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है? थोड़ा सा पेपर ही पढ़ लिया करो कम से कम। सत्या नडीला। तो पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड माइक्रोसॉफ्ट CEO, इतना ही क्लिक कर लो केवल, तुमको अभी का प्रेस रिलीज मिल जाएगा। ये यहाँ पर अगर कहा जाए, दिख रहा है ये यहाँ पर, 2 दिन पुराना। है ना, तो ऐसा थोड़ी कि टीचर हर चीज थोड़ी पढ़ा देगा यार। हम अपने आप को अगर न्यूज़पेपर से खुद ही अपडेट नहीं रखेंगे तो कितनी चीजें जो है वो रोज अगर 50 घटनाएं घट रही, हम कहते हैं याद ही मत करो ना, न्यूज़पेपर ही पढ़ो कम से कम। तो अभी प्राइम मिनिस्टर लगातार जो है वो अगर कहा जाए उन लोगों से मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए AI के सेक्टर में काम कर। ये बकायदा लिखा है, चेयरमैन एंड CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट जो है सत्या नडेला मीट्स प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी यहाँ। तो ये मतलब हमको पता चलता है कि ये विजिट हैं, ये विजिट के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद फिर अभी एक डील भी साइन कर ली इन्होंने 2 दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है वो भारत AI ने, वो क्वेश्चन भी मैंने लिया है। तो ऐसी चीजें जो है वो हमारे एग्जाम में आती है ना। तो सिंपल है कि विकास सिक्का। अब विकास सिक्का पे ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया है क्योंकि MP के शाजापुर से उनका संबंध है। कोई है शाजापुर का इस क्लास में जिसने सुना हो विकास सिक्का के बारे में?
ठीक है, नहीं सुना, कोई बात नहीं। विकास सिक्का बहुत जानी मानी हस्ती हैं, कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ वो जुड़े रह चुके हैं, उनके सीईओ रह चुके हैं। खाली फार्मर इन्फोसिस नहीं, और भी कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के सीईओ रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि भाई एआई के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, कैसे कदम उठाना चाहिए। अभी आपके लिए एक सिंपल क्वेश्चन हो गया, विकास सिक्का का संबंध किस क्षेत्र से है, क्षेत्र हो गया यहाँ पर। और दूसरा कि विकास संभव सॉरी सिक्का जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये एक और क्वेश्चन जो है वो हो गया। तो टेक्निकली ये, अगर हम विकास सिक्का के बारे में जाए, मतलब यहाँ तो बहुत सारे उसमें वो मिल रहे हैं, बट इनका स्टोरी कहीं देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी। यहाँ पर आप इसके साथ अगर एम मध्य प्रदेश कर दो, तो आपको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का पूरा स्टोरी ढूंढने पर मिल जाएगा। यहाँ पर है ना, मध्य प्रदेश लिख रखा है, अब बाकी तो ये तो है नहीं उसमें यहाँ काम का। तो टेक्निकली बस इतना ही हमको याद रखना था, बाकी कुछ हमको याद रखने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन की कहानी ऐसी, इस स्टेटमेंट के बाद, अभी आपको पहले तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, जिससे आपको समझ पड़े कि ये क्वेश्चन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पूर्व क्रिकेटर के बयान से भाषा पर बहस गरमाई, अश्विन बोले हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं। एक्चुअली दक्षिण भारत में तो हिंदी का विरोध शुरू से रहा। आपको मालूम होगा एक राज्य ने तो एंटी हिंदी हिंदी मूवमेंट चलाया था 60s के डिकेड में। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने तो एंटी तमिलनाडु। मूवमेंट ही चला दिया था कि हम हिंदी को बोलने ही नहीं देंगे। अब यहाँ भी यही है, ये तमिलनाडु का ही स्टोरी है, आपको चेन्नई। अब इसमें आप देखिए, वो जो लिखा है उसको पढ़े तो हमको चीजें समझ पड़ती हैं। चेन्नई के एक निजी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में अश्विन ने छात्रों से पूछा, यहाँ जो लोग अंग्रेजी समझते हैं वो हाँ कहें। इस पर छात्र जोर से चिल्लाए। फिर अश्विन ने कहा, जो लोग तमिल समझते हैं वे जोर से हाँ कहें। यहाँ भी छात्रों ने जोर से आवाज। इसके बाद अश्विन ने कहा कि हिंदी, इस पर कोई आवाज नहीं आई। तब मतलब आपके जहन में भर दिया गया है कि हिंदी नहीं बोलना। जबकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के दक्षिण से उत्तर के आदमी को जोड़ रही है। तमिलनाडु का आदमी अगर दिल्ली में आकर कोई काम करेगा तो बिना हिंदी के नहीं कर सकता, और दिल्ली का कोई आदमी तमिलनाडु में जाकर काम कर रहा है तब भी हिंदी के बिना नहीं कर सकता। ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि आपको तमिल सीखना पड़ेगी। ये एक ऐसी भाषा है हिंदी, जो भारत के हर राज्य के मतलब अगर हिंदी भाषी जो है, तो कुछ कुछ आए ना आए समझ के हिंदी थोड़ा बहुत आदमी समझ ही लेता है, क्योंकि जाने अनजाने हम जो है वो हिंदी को, अभी आप ऐसे समझिए, खुद आप दिमाग लगाइए, भी एक फिल्म चर्चित है पुष्पा 2, उसने सबसे ज्यादा कमाई किस बेल्ट में की? सबसे ज्यादा कमाई आपको मालूम ही होगा, हिंदी बेल्ट में। हिंदी भाषा। तेलुगु में तो बहुत कम कमाई करी, तेलुगु तमिल जिस मूल लैंग्वेज में ना के बराबर। और इसी कारण जब उसने हिंदी में कमाई बढ़ी, तो वो क्या नाम है, श्रेयस तलपड़े, जिसके वो आजकल वो चल रहे हैं जी सर। क्या बोलते हो तुम लोग उसको, रील। रील्स। पॉडकास्ट। उसकी वो वॉइस का रील चल रहा है कि, और ओरिजिनल तेलुगु वाला भी एक नीचे दिखाते तेलुगु में, मैं फायर नहीं वाइल्ड फायर है, और जो पुष्पा को फ्लावर समझे क्या वाला जो डायलॉग ऊपर नीचे दो वो बताते हैं। तो हिंदी को ये कहना गलत है। हिंदी एग्जैक्टली हमें जोड़ रही है ना, हमारी अभिव्यक्ति। इसलिए नहीं कि मैं हिंदी भाषी हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। अब ये आर्टिकल जब छपा, ये बड़ा भी आर्टिकल आया, इसका एक और न्यूज़पेपर में है, मैंने यही वाला लिया दैनिक भास्कर का। तो इस आर्टिकल में, ये 10 तारीख का ही है आर्टिकल, 11 को आया, इसलिए आपको 11 में समझना कि 11 का है, 10 का। इस आर्टिकल के बाद हिंदी को लेकर जो है बात उठी। तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी कि एक्चुअल जो हिंदी को लेकर कंट्रोवर्सी उठती तो हमको क्या चीजें पता होनी चाहिए, पूरा तो नहीं ले सकते। तो पहला है कि संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 में संघ की भाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख है। वो जो अध्याय 1 है, यानी जो चैप्टर 1 है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा ऊपर कि यूनियन की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा नहीं, संघ की भाषा वर्ड यूज किया गया है ना, के रूप में हिंदी का उल्लेख है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि दी गई। यहाँ लिखा है कि राजभाषा, यानी यूनियन जो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज का उपयोग करेगा उसमें हिंदी को करेगा, लेकिन लिपि उसकी देवनागरी होना चाहिए, ये उसने कह दिया। तीसरा, अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के संबंध में निर्देश है, हम समय समय पर हिंदी के डेवलपमेंट के लिए काम करें, कमीशंस बनाएं या जो भी करें, उसके थ्रू जो है वो हिंदी कैसे आगे बढ़े। तो इसका प्रावधान यहाँ पर दिया है। और चौथा, जो देखने में तो गलत नहीं लग रहा, यानी अगर आप एक सरसरी नजर से इसके ऊपर, अगर मैं इसको लाल नहीं करता और सरसरी नजर से आप इसको पढ़ते तो आपको ये गलत लगता ही नहीं। अंडर आर्टिकल 345 द स्टेट कैन अडॉप्ट एनी अदर लैंग्वेज अलोंग विथ, अलोंग वर्ड ने इसकी कहानी को बिगाड़ दी।
उस आर्टिकल में लिखा हुआ है 345 में कि कोई राज्य हिंदी या किसी अन्य भाषा, जरूरी नहीं कि हिंदी आपको यहाँ पर, ये मैंने इसीलिए जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया क्वेश्चन कि एग्जाम में जब आता है तो ऐसे लिखा आता है कि राज्य हिंदी के साथ किसी अन्य भाषा को राजभाषा के रूप में अपना सकता है, तो लगता है कि इसमें तो बिल्कुल सही है। कई राज्यों ने हिंदी को अपना रखा है, कई राज्यों ने दूसरी राजभाषा को अपना रखा है, किसी ने इंग्लिश को अपना रखा है, तो इसमें क्या गलत है। लेकिन यहाँ पर के साथ और या शब्द के अंदर जमीन आसमान का अंतर है ना, तो यहाँ एक वर्ड है along with और एक है और, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो आपको गलत हो गया। तो आपको कम से कम इतना आइडिया हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 17 है उसके अंदर हमारे पास जो है वो इसके बारे में प्रावधान है। आर्टिकल पार्ट 17 का आखिरी आर्टिकल कौन सा होगा, अगर हम एक अवेयर स्टूडेंट की तरह देखें तो आखिरी आर्टिकल कौन सा हो सकता है। 351। 351। 351 हम इसको लिंक कैसे कर सकते थे 351, क्योंकि हम 52 जानते में हैं नेशनल क्या हो इमरजेंसी है। जाएगा शुरू, 352 ठीक है यहाँ पर 352 इमरजेंसी। मतलब इमरजेंसी 352 से इमरजेंसी पावर आ जाएगी या आपातकालीन। अब आप सोचो, देखो प्रश्न मतलब एग्जाम को पकड़ने का तरीका क्या है। अभी मैं कहता हूं कि इस क्लास में जो अगर कहा जाए किसी को नहीं मालूम है, मतलब इस ये सबको मालूम है कि भारत में आपातकाल 3 तरह के लगे, सबको मालूम है, किसी का नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी इस क्लास में 50% पब्लिक ऐसी है जिसको ये नहीं मालूम है कि यार जो ये इमरजेंसी है कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में। 18। ठीक है, अब यहाँ पर 18। अगर आपने, हाँ 18, मतलब अगर आपने ये 17 पार्ट याद रख रखा है, यानी आप सोचिए कि आपको अगर कोई एक पार्ट याद है, आप उससे भी लिंक करके इमेज कर सकते हैं ना, यार मैंने हिंदी वाला जो है वो देखा था राजभाषा वाला, वो 17 भाग था, 351 था, तो 352 तो नो डाउट 18 में ही होगा। तो ऑटोमेटिकली अपने फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि यार पार्ट 18 जो है वो इमरजेंसी प्रोविजन, पार्ट 17 जो अगर कहा जाए जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से समझ, ये हो गया तैयार। आपके फ्री में पॉलिटी के 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, दो नहीं कितने सारे क्वेश्चन तैयार। अगर हम जोड़ेंगे नहीं चीजों को तो हम याद नहीं रख पाएंगे, आप दिमाग के अंदर रख लेना साहब अपने। आप सोचो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे जो है वो पार्ट 1 में क्या, पार्ट 2 में क्या, पार्ट 3 में क्या, ऐसे एक एक पार्ट याद करूं तो बड़ा कठिन है। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आपस में जो अगर कहा जाए एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, मतलब वो लिंक होते हैं, तो उससे हमको ये समझ पड़ता है कि हाँ यार ये पार्ट जो है वो किससे जुड़ेगा या इससे क्या आर्टिकल को जोड़ा जा सकता है, ऐसे। तो ऐसे ही अपना क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो गया, इसमें कुछ ज्यादा अपने को याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी थी इसलिए क्वेश्चन जो है वो मैंने पढ़ाया और यहाँ पर मैंने बकायदा वो आर्टिकल लगाया, राज्य की राजभाषा या राजभाषा। आर्टिकल 346 और आर्टिकल 347 के उपबंध रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा, ठीक है, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को, या तो वो एक भाषा को रख सकता है, अधिक को रख सकता है। जैसे आप जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देखें तो उन्होंने अपनी भाषा के साथ इंग्लिश को भी रख रखा है कई ने यहाँ पर, या हिंदी को उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए भाषा के रूप में उपयोग कर सकता है, यानी राज्य की राजभाषा 345, ये हमारा ये हो गया। और फिर पत्राचार आदि के लिए तो ये अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वही हमारे लिए काम का था तो उतना ही लगाया। फिर अगले के ऊपर आते हैं, हाल ही में चर्चा में रखा मुखाशिल्प कला मास्क मेकिंग का संबंध किस राज्य से। मास्क मेकिंग बहुत सारे स्टेट्स में होती है, 2024 में ही असम की मास्क मेकिंग जो कला है, ठीक है, यहाँ पर उसको जीआई टैग मिल गया और ये कला पेपरों में आती रहती है। और अभी खुद जो है अगर कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है, तो आपको दिख रहा है परंपरा में बदलाव, एक आर्टिकल भी छपा है, दुनिया के पहला बड़ा द्वीप, ठीक है, मांजुली द्वीप। एक तो ये भी सबको मालूम होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मांजुली है। दूसरा, मांजुली भारत का एकमात्र ऐसा रिवर आइलैंड है जिसको किसका दर्जा मिल चुका है, हम्म अरे जीवी। डिस्ट्रिक्ट का दर्जा, जिले का, जिले का। है ना, वो जिला भी बन चुका है, वो जिले के रूप में भी है। तो नीचे लिखा हुआ दुनिया के सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का में मुखा शिल्प मास्क मेकिंग कला सीखने के लिए कई देश के कलाकार पहुंच रहे हैं असम में। ये एक इवेंट कराता है एक्चुअली इसका, है ना। 600 साल पहले विकसित हुई इस कला ने मांजुली के पर्यटन स्थल बना दिया। यहाँ के डेस 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 जो है वो श्री श्री चामगुरी सत्र में इस कला की ट्रेनिंग होती है और यहाँ पर इसको देखने के लिए और इसके लिए हजारों लोग जो है वो आते हैं, बड़ा इवेंट होता है। तो टेक्निकली ये लिखा भी है कि यहाँ महाकाव्यों के पात्रों पर बनाए जाते हैं। महाकाव्य मतलब रामायण है और महाभारत है, इनमें जो कैरेक्टर्स हैं जैसे राम हैं, लक्ष्मण हैं,
ठीक है, रावण है, विभीषण है, इनके जो है वो मास्क डिजाइन किए जाते हैं। मोस्टली लकड़ी के मास्क होते हैं, पशु पक्षियों के भी मास्क बनते हैं। ये एक अच्छी जो है वो अगर कहा जाए कला है। और इसी तरह के मास्क हमारे यहाँ बस ये है कि इस पौराणिक कथानकों पे नहीं, हमारे यहाँ जनजातीय शिल्प में भी मास्क मेकिंग होती है। यहाँ पर लकड़ी के मुखौटे तो मध्य प्रदेश शासन भी कोशिश कर रही है कि काय में चले जाए। मध्य प्रदेश के लकड़ी के मुखौटे जीआई टैग। जीआई जीआईटी का है। हम भी प्रयास रहते हैं, हमने एप्लीकेशन दे रखी एमपी के जीआई टैग में लकड़ी के मुखौटों के लिए। तो ये क्वेश्चन उससे लिंक है, इसलिए हमने पूछा। और दूसरा इसके साथ ये है कि ये अभी जीआई टैग में भी आ चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन और उससे जो है वो लिंक हो गया। फिर भारत की पहली हाइड्रोजन सीएनजी बहावगी का अनावरण जो है वो अगर कहा जाए कहाँ किया गया, पीथमपुर में। ये एक प्रकार का व्हीकल होता है जो आपको इस तरह से दिख रहा है, इसको बहाबग्गी जो है कहा जाता है। चूंकि पहला है, ये लिखा हुआ है पीथमपुर में दौड़ा देश का पहला हाइड्रोजन सीएनजी वाहन, 2 किलो में 40 किलोमीटर चलेगा। तो लिखा केंद्रीय डैश डैश डैश, ये यहाँ पर पीथमपुर के नेट ट्रैक्स में। बाकी तो हमारे कोई काम का नहीं है, हमारे लिए इतना है कि हाँ अब हाइड्रोजन से हम धीरे धीरे, हालांकि इसमें भी लिखा हुआ है कि वाहन में 5% हाइड्रोजन और 95% सीएनजी का मिश्रण। तो ये एक इंडिकेशन है कि धीरे धीरे, ऐसे भी हम बहुत अच्छे से सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन दुनिया में सबसे अच्छा फ्यूल है। क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन के बराबर किसी फ्यूल की हो ही नहीं सकती। सीएनजी से भी 3 गुना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी। ये आप याद रखिएगा, अगर सीएनजी की 50,000 है तो हाइड्रोजन की 1.5 लाख है। तो इस तरह से भविष्य में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो अगर कहा जाए हाइड्रोजन को नॉर्मल व्हीकल तक जो लिया है। ये वैसा ही है जैसे 10 साल पहले लोग सोचते थे कि यार सीएनजी का क्या होगा, सीएनजी कैसे चलेगी। धीरे धीरे सीएनजी जो है अगर कहा जाए कारों में आ गई, कारों से 3 व्हीलर्स में आ गई, और अब तो सीएनजी वाली बाइकें लॉन्च हो गई। एक बजाज ने भी शायद सीएनजी की कोई बाइक, मुझे नाम तो नहीं मालूम, लॉन्च करी, वो सीएनजी से ही चलती शायद, है ना। है ना, कोई बजाज की बाइक है कोई सी। यस सर, फ्रीडम नाम है सर उसका, फ्रीडम। हाँ, वही जो है। तो अब हमको लग रहा है कि हम इस तरह के फ्यूल को स्टोर कर सकते हैं, तो आने वाले समय में हम हाइड्रोजन को भी कर सकते हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन एग्जैक्टली, हाइड्रोजन के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा जो है वो अगर कहा जाए फ्लेमेबल होता है, बहुत ही। ये ध्यान रखिएगा। और इतना फ्लेमेबल, जैसे हाइड्रो, जैसे कोई पूछा जाता है कि भाई सबसे हल्की गैस कौन सी, तुम्हारे मुंह से सबसे पहला वर्ड क्या निकलता है? हीलियम। हम कहते हैं ना हीलियम के बैलून गुब्बारे हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी पे उड़ाते हैं। हीलियम से भी हल्का है हाइड्रोजन, बट प्रॉब्लम है कि वो फ्लेमेबल है, इसलिए हम उसका यूज नहीं कर पा रहे। देखा होगा ना हीलियम, क्योंकि हीलियम क्या हो गया, हीलियम के साथ ये हो गया कि वो इनर्ट गैस हो गई, अक्रिय गैस हो गई। तो इनर्ट गैस के अंदर सीरीज में हीलियम नंबर 1 है। तो हीलियम हम रोजमर्रा व्हीकल में यूज कर लेते हैं, ठीक है, अगर कहा जाए ये स्विमिंग वाले जो है वो ड्राइविंग के लिए उसमें यूज कर लेते हैं। बहुत सारी जगह हीलियम यूज हो रहा है, हाइड्रोजन इसलिए नहीं हो रहा, फ्लेमेबल है। तो हाइड्रोजन के साथ ये है, हालांकि स्पेस टेक्नोलॉजी में तो शुरू से हाइड्रोजन यूज हो रहा है, जिसको अपन लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन जैसे फ्यूल वो इस्तेमाल करते हैं स्पेस तकनीक के अंदर। तो ये बेसिक सा है, चूंकि मध्य प्रदेश का है, तो इसमें जो है वो अगर कहा जाए कोई क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। दूसरा कि खुद इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जो है वो आए, तो इसके कारण भी ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। और वो ऐसे भी हाइड्रोजन वाली गाड़ी चलाकर जो है वो संसद तक जो है वो जा चुके हैं, आपको ये मालूम ही होगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, मालूम है कि नहीं मालूम? यस सर पे। तो ये है। और टोयोटा जो है वो पहली कंपनी थी जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली कार बनाई थी, है ना। और वो कार भविष्य के हिसाब से थी, ये जैसे आप देखोगे यहाँ पर टोयोटा हाइड्रोजन कार, उस ये यही कार थी, ये चर्चा में भी रहती है। ठीक है, मिराई, मिराई का मतलब ही वो भविष्य है। आप इस वर्ड का मीनिंग भी ढूंढोगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा, ये बहुत ही फेमस जो है अगर कहा जाए यहाँ। तो ये है। अब हमारे यहाँ तो हम लोग इस तरह की कार अफोर्ड कर नहीं सकते, यहाँ पर फ्यूल सेल, अच्छा सॉरी, ये हाइड्रोजन सेल पर है, हाइड्रोजन फ्यूल पे नहीं, हाइड्रोजन सेल पर है, ये मैं गलत बोल गया यहाँ पर। तो ये हाइड्रोजन सेल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है फ्यूल सेल का, जिसको अपन बोलते हैं फ्यूल सेल, थोड़ी अलग टेक्नोलॉजी है। तो प्रतीश नंदी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? अब प्रतीश नंदी को हम लोग ज्यादातर फिल्मों से जोड़ते हैं, लेकिन वो कभी भी थे, वो राज्यसभा में जो है वो सदस्य भी रहे राज्यसभा के। इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। बहुत बड़ा कोई आर्टिकल जो है वो हमको नहीं आएगा। यहाँ लिखा हुआ है मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक कवि प्रतीश नंदी बुधवार को मुंबई में निधन हो गया। नीचे लिखा हुआ है कि 24 हिंदी अंग्रेजी फिल्में बनाई, 98 से 2004 के बीच शिवसेना से महाराष्ट्र राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया,
एक कवि, पत्रकार, सभी के रूप में साहित्य जगत में भी वो एक बड़ा नाम जो है वो रह चुके हैं। तो अब बस इतना ही हमारे लिए काम का है, उससे ज्यादा हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का नहीं है कि हम अंदर तक जाएं। बस फील्ड आपको याद रखना चाहिए, कोई अगर अभी किसी का निधन हो गया तो फील्ड हम उसका जरूर याद रखें। फिर अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एक सेकंड। अमेरिका के किस राज्य में अक्टूबर को हिंदू विरासत महीना मनाए जाने का निर्णय लिया गया? अब ये प्रश्न क्यों आ सकता है? एक्चुअल क्या है ना कि भारत के बाहर आप हिंदू हेरिटेज मंथ मना रहे हो, तो निश्चित रूप से सरकार भी उस पर बात करेगी। तो अमेरिका में जो है अगर कहा जाए, ये आपको दिख रहा है ओहायो में अक्टूबर में अब हिंदू विरासत महीना, अभी इसका रिजोल्यूशन इन्होंने पास कर दिया है। अब ये कानून बनकर जो है वो लागू हो ही जाएगा, मेरा 90 दिन में ये कानून लागू हो जाएगा। और पूर्व सेनेटर नीरज डेस 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 इन्होंने किया, ये सब हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। तो अमेरिका के किस राज्य में है? तो ओहायो राज्य में है। अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50। 50। 50। 50। 50 राज्य है, पर मैंने क्यों पूछा है 50 राज्य? पूछो मेरे पीछे पूछने कि कौन सा राज्य? कनाडा। कनाडा में कनाडा को। हम कभी ट्रम्प ने बोला कभी कनाडा को 51वां राज्य अपने बना। देश के राज्य याद कर ले बहुत है। हम क्यों जाएं अमेरिका के अंदर कितने स्टेट हैं, कि कैलिफोर्निया कहाँ है, ना वर्जीनिया कहाँ है, ना एरिजोना कहाँ है, हमें क्या लेना देना। लेकिन चूंकि अभी एक नया मुद्दा छिड़ गया कि कनाडा के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस अभी चल रही है, वहां के प्रधानमंत्री का रिजाइन करना, और उसके रिजाइन करने के बाद या उनके रिजाइन करने के बाद अमेरिका का, और खासकर जो है वो अगर कहा जाए ट्रम्प का, ये कह देना कि चाहो तो हमारा 51 स्टेट बन सकते हो, हम पूरे कनाडा को अपने राज्य के रूप में दर्जा दे सकते हैं। हालांकि अमेरिका जैसे देश में स्टेट्स को पावर बहुत है, हमारे जैसा फेडरल नहीं है सिस्टम, है ना, ये ध्यान रखना है। हमारा फेडरल सिस्टम बहुत कमजोर है, हमारा फेडरल सिस्टम क्वाजी फेडरल है। अमेरिका का फेडरल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, वहाँ स्टेट्स की बहुत पावर्स हैं, स्टेट्स के पावर्स में इंटरप्ट नहीं कर सकता सेंटर। तो वो तो एक्चुअल ट्रूली फेडरल स्टेट के रूप में अमेरिका को देखा जाता है, हमें तो क्वाजी फेडरल कहा जाता है। हम हमेशा क्वाजी जो है अगर कहा जाए फेडरल कहलाएंगे, ये मतलब अर्ध संघीय। तो ओहायो में किया है, वो उनके ऊपर निर्भर है यहाँ पर। तो इसलिए ये चूंकि यहाँ एक वर्ड आ रहा है हिंदू विरासत, इसीलिए प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन भी वन लाइन का है, 3 तरह के क्वेश्चन है इसमें, कई क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। पहला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। वैसे तो अगर कोई थोड़ा बहुत भी अगर क्रिकेट का जानकार होता है तो वो दिमाग गावस्कर से तुरंत ये तो क्लिक कर ही लेता है कि यार क्रिकेट से संबंधित हो। दूसरा कि टेक्निकली दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि बॉर्डर जो है वो गावस्कर ट्रॉफी किन देशों के बीच जो है वो खेली जाती है, ये भी क्वेश्चन कई बार जो है वो पूछा जाता है। तो टेक्निकली कुछ ऐसे जो है वो अगर कहा जाए ट्रॉफी हैं, कुछ ऐसे मैच हैं जो स्पेशली किसी के नाम से ही है कि भैया वही लोग करेंगे उसमें, यानी ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो अगर कहा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे याद करो, एक श्रृंखला होती है टेस्ट सीरीज की जिसका नाम है एशेज, सुना होगा आपने। वो किस किस के, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। है ना, तो वो मतलब नाम ही है कि भैया वो टेस्ट, मतलब अपने आप में उसका एक अलग से जो है वो इम्पोर्टेंट रोल। तो सेम कहानी यहाँ पर है कि पहला तो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अब यहाँ पर नीचे आर्टिकल छपा है कि ऑस्ट्रेलिया ने, अब प्रश्न क्यों छापा है हमने, ऑस्ट्रेलिया ने से 10 साल बाद सीरीज हारे, ऑस्ट्रेलिया से 10 साल बाद सीरीज हारे। जैसे पिछले वीक हमने करंट अफेयर्स में देखा था कि भाई न्यूजीलैंड ने जो है वो अगर कहा जाए पहली बार भारत की धरती पर टेस्ट सीरीज जीती। भारत 12 साल में कोई टेस्ट सीरीज हारा, 12 साल में कोई टेस्ट सीरीज पहली बार है कि अपने घर में भारत 12 साल के अंदर टेस्ट सीरीज हार गया। ये हमने पिछले हफ्ते जो है जनरली देखा था। अब यही की यही चीज यहाँ पर आ गई कि ऑस्ट्रेलिया से 10 साल बाद जो है वो हारे। तो कोई आर्टिकल अगर बड़े पेपर में आ जाता है तो हमको ये बात समझ पड़ती है कि यार इसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो क्वेश्चन जो बन सकता है। अब कैसे हारे, क्या हारे, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए काम का है, या हमको इसको जो है वो पढ़ना चाहिए। बट ये टेक्निकली जो है वो इतना आपको याद रखना है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक सीरीज है टेस्ट मैचेस की, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो है वो खेली जाती है। और इसके जो दोनों खिलाड़ी जिनके नाम पर है वो दो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के चर्चित हैं, आपको सबको मालूम होगा। गावस्कर यानी सुनील गावस्कर, और बॉर्डर यानी ऑस्ट्रेलिया एलन के बॉर्डर। एलन एलन। वॉर्ड। ना, इतने महान खिलाड़ी थे। एलन बॉर्डर का तो नाम आप क्या, तो मैं बोलूं, मतलब कि जो क्रिकेट का दीवाना होगा
वो मतलब समझता ही होगा एलन बॉर्डर के बारे में, कि वो कितना बड़ा, कितनी बड़ी जो अगर कहा जाए हस्ती रहे। मतलब उनने क्रिकेट में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया, बहुत यहाँ पर, है ना। तो ये एक बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े उनके नाम से रिकॉर्ड, लेकिन एक अलग पर्सनालिटी थे वो एलन बॉर्डर। तो एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर, इन दोनों के नाम से जो है वो जुड़ी हुई है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। आपको दो सीरीज होंगी, ऐसे सीरीज का संबंध किससे है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध किससे है। ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता सीरीज 3-1 से अपने नाम की, ये शायद हम चाहें तो याद रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी ऑस्ट्रेलिया और ये तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ अपने को याद रखना है, इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको पंच होगा। हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगपति जॉर्ज सोरोस को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। अब ये पहले तो ये देखें कि हम अमेरिका का नागरिक सम्मान क्यों पढ़ रहे हैं, इंडिया में ही प्रधानमंत्री जी को इतने अवार्ड मिलते रहते हैं, तो हम अमेरिका क्यों चले गए। तो आंसर तो इसका है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। एक्चुअल ये अवार्ड कंट्रोवर्शियल होता है, हमारे यहाँ जैसे भारत रत्न देते हैं ना, वैसा है वहां पे। ये जिस व्यक्ति को दिया गया, ये जानबूझकर उसको दिया गया, वहां पर कहा गया है इसमें। एलन मस्क ने भी ये बात कही, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि जानबूझ के दिया गया। दूसरा कि ये जो व्यक्ति है ना जॉर्ज सोरोस, ये हमेशा जो है वो इंडिया के अगेंस्ट बोलता है, हमेशा। 370 हटा दिया, क्यों हटा दिया आपने, आपको किसने कहा 370 हटाने को, आप गलत कर रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी पॉलिसीज हैं इसने हमेशा उनको गलत सिद्ध किया। यानी ये कहते हैं ना कि जो आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका तो घोर विरोधी, उसको देना कहीं ना कहीं इंडिकेट है क्यों दिया, मतलब इस पे भी कंट्रोवर्सी छा गई। तो ये दिख रहा है यहाँ पर कि बाइडेन ने जॉर्ज सोरेस के बेटे को सौंपा अमेरिका का सर्वोच्च, उनकी जगह उनके बेटे लेने वो गए मतलब। तो लिखा है विवादित अमेरिकी बिजनेसमैन, विवादित पहली लाइन में लिखा, विवादित अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरेस समेत 18 लोगों को राष्ट्रपति बाइडेन ने सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक सम्मान दिया। अब यहाँ नाम नहीं लिखा इसलिए मैंने नाम चुना आपके लिए। जॉर्ज सोरेस की जगह उनके बेटे एलेक्स सोरेस मेडल लेने पहुंचे। दरअसल 94 के सोरेस पीएम मोदी के विरोधी रहे हैं, वे सीए 370 पर विवादित बयान दे चुके हैं। मस्क ने ये फोटो शेयर करते हुए सोरेस के मेडल देने के फैसले को हास्यास्पद बताया। यहाँ पर ये एलन मस्क ने जो है वो अगर कहा जाए ये भी पोस्ट जो है वो किया, और बाकी चीजें जो है वो यहाँ पर है। तो चूंकि ऐसे कोई क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया ये जो है वो अमेरिका का, तो बाकी हम अब इस 6 महीने साल भर के बाद प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का जो है वो सर्वोच्च पुरस्कार है, तो वो भूल जाए चल जाएगा। लेकिन अभी हमको जो अगर कहा जाए ये याद रखना है। और ऑर्डर ऑफ द गार्टर किसका है, कौन सा देश देता है, कोई बात नहीं, ऑर्डर ऑफ द गार्टर फ्रांस। का है, ये याद रखिएगा ना, ये कोई पूछेगा यूनाइटेड किंगडम का अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द गार्टर। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन एक अवेयरनेस है, ये दिख रहा होगा। द मोस्ट नोबल ऑर्डर ऑफ द गार्टर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ट्रिविलियन फाउंडेड एट डैश 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 इंग्लैंड 1348, 1338 में ये पुरस्कार शुरू हुआ इंग्लैंड में। तब से जो अगर कहा जाए ये दिखा है द ऑर्डर ऑफ द गार्टर इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट, ठीक है, अगर कहा जाए सीनियर ऑर्डर, ठीक है, सिविलियन इन ब्रिटेन ईच ईयर डैश डैश डैश। बाकी हमारे कोई काम का नहीं किसको दिया गया क्या दिया गया, ये काम करेंगे, है ना। मतलब अपने को ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं बनना है इसमें, इतने से ही काम अपना चल गया, है ना। तो चूंकि विवाद में है इसलिए ये अपने को याद रखना है। बाकी ब्रिटेन के प्रतिष्ठित जो है वो रिवर साइड स्टूडियो, ये हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है, चूंकि अभी इतना बड़ा निवेश कोई कंपनी कर रही है। मतलब जो है वो अगर कहा जाए शौक के लिए तो समझ पड़ता है, वेदांता ग्रुप ने इसको टेक ओवर किया है। ठीक है, वेदांता ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, और लंदन में प्रतिष्ठित जो है वो रिवर साइड स्टूडियो को खरीदा बहुत ज्यादा। अभी ऐसे सोचो कि मतलब हमारे से पैसा लूट लूट कर जो है अगर कहा जाए ब्रिटिशर्स ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा, अब हम उन्हीं के एम्पायर को टेक ओवर कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, कोई जेगुआर टेक ओवर कर रहा है, ठीक है, टाटा ने जेगुआर टेक ओवर कर ली। ठीक है, लैंड जो है अगर कहा जाए, या अगर कहा जाए वो आर्सलेर मित्तल, मित्तल कंपनी जो है वो उसने स्टील कंपनी टेक ओवर कर ली। ऐसे जो है वो वेदांता ग्रुप के फाउंडर हैं अनिल अग्रवाल। और ये माइनिंग में बहुत बड़ा ग्रुप है वेदांता। और कॉपर माइनिंग के तो इनके कई प्रोजेक्ट विवादों में भी रहे। मतलब इनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद जो है वो अनिल अग्रवाल को अपनी कई प्रोडक्ट जो है अगर कहा जाए बंद करने पड़े। गवर्नमेंट की कई बड़ी माइंस, ठीक है, प्राइवेटाइज की गई, इनने खरीदी, उसके विवाद भी इनसे जो है जुड़े रहे। तो ये आप याद रखिएगा कभी, मतलब ऐसे नॉर्मली
कि वेदांता ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, तो माइनिंग से, कॉपर और अदर माइनिंग में भी काम करता है, बाकी में भी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आईएमपी करके याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। अब गलत होने वाला क्यों है वो देखें। पहले तो भारत में आयोजित होने वाले खो खो विश्व कप 2025 के शुभांकर तेजस और तारा को किस पशु के रूप में दिखाया गया? चीता, हिरण, बाघ, हाथी। अब प्रॉब्लम है कि वहां एक वर्ड लिख दिया उन्होंने, तेजस, और अगर हम ये पढ़े हुए ना हो, तो हमारा दिमाग सबसे पहले कहाँ जाएगा? तेजस से चीता। चीता, चीते क्योंकि पे। तेजस नाम का चीता चर्चित था, उसको नाम दिया गया था। तो क्वेश्चनों में प्रॉब्लम फेस यही होती है एग्जाम में, जो कहते हैं ना कि यार हमारा साला तुक्का, एक भी तुक्का ठीक नहीं बैठा, किसी के पूरे तुक्के ठीक बैठ गए, तो पूरे तुक्के उसके ठीक बिक गए, तो बैठते तुक्का भी उसी बच्चे का ठीक बैठता है एग्जाम में जो लॉजिकली सोचना शुरू करता है। लॉजिकली अगर नहीं सोचोगे तो जो अगर कहा जाए गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर तेजस और तारा है, नीचे आपको पोस्टर मैंने लगाया है, ये है मस्कट, जोड़ी गति, चपलता, टीम वर्क का प्रतीक है। भारतीय खो खो महासंघ ने पहले खो खो विश्व कप 2025 के लिए, एक तो ये है कि खो खो विश्व कप हमारे यहाँ होता है, बहुत मतलब हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि 13 से 19 जनवरी अभी ये टूर्नामेंट चल ही रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए 24 देशों की टीम भाग लेंगी। तेजस और तारा नाम के हिरणों की एक जोड़ी को टूर्नामेंट की आधिकारिक मस्कट, शुभांकर हिंदी में ना, बनाया गया है। वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम के एक आर्ट गैलरी भी लगाई जाएगी जिसमें 11 मशहूर पेंटर्स की पेंटिंग प्रदर्शित होंगी। ये तो अभी हमारे इतना काम का नहीं। तो जो है वो अगर कहा जाए ये हमारे लिए हो गया। इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है, अभी इवेंट चल रहा है, फाइनल रिजल्ट्स याद रखना है क्योंकि ये हमारे यहाँ पहली बार हुआ है, खो खो वर्ल्ड कप। खो खो हो गया। एक्चुअल ये इसलिए जो है वो अगर कहा जाए हमारे लिए काम का है, क्योंकि कोई चीज अगर हमारे यहाँ, तो ये देख रहा है ना, भारत ने जीत के साथ शुरू किया अभियान, पहले मैच में नेपाल को हराया। आखिरी कौन जीत रहा है मैं तो पढ़ा ही दूंगा, अभी हो ही जाएगा इस वीक का, जो करंट अफेयर्स इस वीक का आएगा उसमें तो अपन कर ही लेंगे। बट ये चर्चा में रहेगा, ये यहाँ पर है ना, तो ये आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई दो चार खिलाड़ी यहाँ पर, तो ये दिख भी रहा है यहाँ पर 13 से 25 जो है वो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भी पूछ सकता है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत का कहाँ से ऑपरेट होता है भी आपसे, मतलब आप अभी क्या नया हो गया। पहले तो कभी हम जो अगर कहा जाए खो खो जो है अगर कहा जाए फेडरेशन की बात ही नहीं करते। तो KKFI का संबंध है यहाँ पर, तो ये आपको दिख रहा है वर्ल्ड कप 13 से 19 जनवरी, ठीक है, इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में जो है वो इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये पूरा पूरा स्टोरी है, इस पे कोई क्वेश्चन जो है वो आपको बन सकता है। अब क्या सर बनेगा इसका मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर, ये यही है ये बेटा, न्यू दिल्ली से दिल्ली। ये जो है इसमें देखो ऊपर, ये यहाँ से चले जाया करो, खुद भी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, ये लिखा हुआ है B1 बेसमेंट डैश 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 फलाना फलाना, ठीक है, न्यू दिल्ली, ये हो गया जी सर। ना, ये फेडरेशन ऑपरेट हो रहा है यहाँ से। बाकी तो जो है अगर कहा जाए और भी इवेंट्स वगैरह है, तो इवेंट्स में तो हम पहुंच ही गए अभी, किस सबसे चर्चित जो है वो इवेंट यही है। कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, तो खो खो फेडरेशन जो है वो अगर कहा जाए डैश डैश डैश, बाकी तो आप खुद पढ़ सकते हो। अब ऐसे तो हम कभी नहीं पढ़ते, हम सोचते हैं कि खो खो फेडरेशन जो है वो ऑफ इंडिया कहाँ से ऑपरेट हो रही है, या खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का संबंध है, या खो खो ना लिखेगा तो KKFI लिख देगा, फिर भी तुक्के से तो बच्चा पहुंच ही जाता, लेकिन न्यूज में आ जाता है और बहुत ज्यादा चर्चा में कि अरे अभी तो हम ही करा रहे हैं, तो फिर जो है वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। तो आप भी इसको देखते रहना। बाकी तो मैं जो है वो अगर कहा जाए जब रिजल्ट अपने पास आ ही जाएगा, अभी आ ही गया ना, 13 तक हुआ है यार जो है वो, कौन जीता है देखो इसी में होगा, 13 तक था ना, ये अगर कहा जाए 13 से 19 है सर, 13 13 से 19। से 19, ओके सॉरी मुझे लगा 13 तक था। 13 से 19 है, ओके, यानी कल शुरू हुआ है, वही मैं कहूँ कि जो है वो 13 से, तो ये अभी, हाँ अभी इवेंट, अभी देखो आग के अंदर नाम नहीं सुख, सामने लिखा है 15 तारीख की इवेंट्स को, अभी आज 14 में पढ़ रहे हैं, फिर भी क्या दिमाग नहीं चलता ना कई बार। तो ठीक है, ये जैसे पहला मैच हमने नेपाल से खेला था और हमने जो है वो जीत लिया, जो अभी हमको बता रहा है ये यहाँ पर दिख भी रहा है, तो इसमें जो है वो कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है यहाँ पर, है ना। बस एक सेकंड होल्ड करना बस। तो अभी हमारा ये तो हो गया बेसिक। अगला है जनवरी 2025 में भारत के किस राज्य में दुर्लभ काला तेंदुआ, ब्लैक लेपर्ड, इसको जगुआर भी बोल देते हैं कई बार, ये जो है वो देखा गया। एक्चुअल ब्लैक लेपर्ड के कारण आपको याद होगा
मध्य प्रदेश एक बार चर्चा में आया था, हमारे यहाँ भी ये मिल जाता है। तो अभी जो न्यूज़ है वो तो उड़ीसा की है ना, और ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तीन स्टेट ऐसे हैं, ज़्यादातर इनमें आपको जो है वो दिख जाता है यहाँ। तो ये पहले तो ये देख लें कि उड़ीसा है। प्रश्न ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उड़ीसा के जंगलों में देखा गया दुर्लभ काला तेंदुआ। भुवनेश्वर, उड़ीसा के नयागढ़ जिला के जंगलों में दुर्लभ काला तेंदुआ। दुर्लभ इसलिए क्योंकि ना क्या बता, टेक्निकली जो है वो ये म्यूटेशन के कारण काला हो गया। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि काला कोई तेंदुआ होता नहीं, ब्लैक लेपर्ड होता नहीं है। कोई म्यूटेशन के कारण जीन पूल में या डीएनए में कोई जो है वो बदलाव हुआ, उसके कारण इसका कलर जो है वो काला हो गया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे यहाँ पाए जाने वाले सफेद बाघ। तो अगर एक नॉर्मल उसमें पूछा जाए कि कहाँ पाए जाते, तो एमपी भी हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा जो है वो महाराष्ट्र है, तीसरा अब हमको उड़ीसा भी मिल गया। अभी हाल फिलहाल में जैसे आपसे ये पूछ ले कि वर्ष 2025 में, जनवरी 2025 में इनमें से किस राज्य में जो अगर कहा जाए दुर्लभ काला तेंदुआ देखे जाने के कारण जो है चर्चा में रहा, तो हम उड़ीसा का जो है वो नाम बता सकते हैं। बाकी हमको कुछ और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा खसक गया ऊपर नीचे, उससे कोई लेना देना नहीं। 6 जनवरी 2025 को ब्रिक्स के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? हम सब जानते हैं इंडोनेशिया को किया गया। एक तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडोनेशिया के शामिल होने से अब ब्रिक्स में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। ये आप याद रखिएगा ना, तो ये दक्षिण पूर्वी जो एशिया के जो देश है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंडोनेशिया, और उसमें पहला देश है। तो जब भी आप इस आर्टिकल को कहीं भी पढ़ते हो तो उस आर्टिकल में ये बात जो है लिखी जाती है। तो बकायदा ये लिखा हुआ है, इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ। ब्राजील ने घोषणा की। ब्राजील जो कि 2025 में समूह की अध्यक्षता करेगा, ने कहा कि इंडोनेशिया को समूह में, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अपना ये ऐसे ही तैयार हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया को समूह में शामिल होने के प्रस्ताव को 2023 के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान मंजूरी मिली थी। ठीक है, उसके बाद 6 तारीख को या 7 तारीख का प्रेस रिलीज है, इंडोनेशिया को बकायदा इसमें जो है वो शामिल कर लिया गया। अब हमको ये पता होना चाहिए कि इंडो मतलब ये जैसे ये सब जो है अगर कहा जाए ब्रिक्स के मेंबर, तो अब आपका खुद का भी होमवर्क है। देखो, एक होता है घोषणा कर देना और एक होता है शामिल हो जाना। जैसे एक क्वेश्चन आया था मतलब अगर कहा जाए टैक्सेशन असिस्टेंट का, मैं दिखाता हूँ गलत क्यों हुआ। ठीक है, मैं आपको पहले दिखा दूं जिससे कि जिनका गलत होने वाला क्वेश्चन है वो गलत होने से बचेगा। तो कैसे बचेगा? उसमें बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी लगाया आयोग ने, लेकिन आयोग ने उसको करेक्शन नहीं किया। 5 ठीक है, वो 5 और 6 वाला, ठीक है, जो है वो यहाँ पर जी। मैं दिखा देता हूँ। देखो इसमें कहीं असिस्टेंट, टैक्सेशन असिस्टेंट कहीं लिखा दिख रहा है कहीं? देखो टैक्सेशन असिस्टेंट किसी जगह, माइनिंग फॉरेस्ट अभी कहीं है वो जरा। 12 नंबर। 12 नंबर, ये हम चले गए। अब हम यहाँ चले गए, इसमें एक उन्होंने प्रश्न पूछा है, यहीं कहीं अब धीरे धीरे जाएंगे तो हमको मिल जाएगा। देखो कहीं धीरे धीरे चलना है, देखते जाना, तो शायद कहीं तुम लोगों को दिख जाए। पेपर तो सरल ही आते हैं, बस ये है कि हम थोड़ा सा शांत मन से वहां पर करें तो जो अगर कहा जाए है। और सब पोर्शन जैसे ये लिखा ना, मध्य प्रदेश शिव राष्ट्रीय उद्यान का नाम, अब ये कहते हैं, अरे ये तो बच्चे वाला कुछ है, अरे चर्चा में है वो, अभी भी चर्चा में है। और वो साल भर से उसमें 2 भाग छोड़े थे जब से चर्चा में हो। आपको मालूम होगा ना, एक मेल और फीमेल बाघ छोड़ने के बाद वो बाघ वाला जो है बाघ के उसमें जोड़ दिया गया था उसको। ठीक है, ये तो मालूम ही होगा, माधव नेशनल पार्क बाघ यस सर, विहीन हो चुका टाइगर था, रिजर्व। है ना, पिछले साल तक जो है बाघ विहीन था वो यहाँ। तो यहाँ एक सेकंड में पहले तो वो क्वेश्चन ढूंढ दूं आपको 2 मिनट में जल्दी से। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो दिखाना मेरी मजबूरी इसलिए कि आप समझो, नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ये तो जैव ईंधन वाला है कहीं, चीनी मिल, चंद्रयान। अब अरे जैसे ये 38 पे है। हाँ बेटा वो भी देख लिया। अब जैसे चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान ये पूछ लिया। अब याद करो, अभी हमने जो है वो स्पेस डॉग्स मिशन पिछले वीक ही पढ़ा, हमने देखा कि दो जो दो सैटेलाइट है सौ उनका वेट बीस कितना कितना रखा उन्होंने। दो दो सौ सौ बीस दो बीस सौ 220। क्वेश्चन भी पहले 220। पढ़ाया जा चुका होगा।
जब ये हुआ होगा तब मैंने करंट अफेयर्स में जब जब पढ़ाया होगा, तो तब तो पूरा मैं उसकी वेबसाइट से ही पढ़ा था। अब वो अब पूछ रहा है ना, तो अभी वो 220 वाला पूछ लेगा तो क्या कर लोगे आप? तो यहाँ पर ब्रिक्स जो है, अगर कहा जाए कि 2023 में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल किया गया, ये पूछ रहा है कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल किया गया। तो टेक्निकली अगर कहा जाए, इसके अंदर जो है 6 देशों को शामिल किया गया था, उसमें से एक देश ने जो है वो छोड़ बाद दिया। में कह दिया कि साहब जो है वो हमको नहीं करना ज्वाइन, हम नहीं जो है ज्वाइन करना चाहते। उन्होंने कह तो दिया, क्या बेटा बोलो? कोई कुछ बोल रहा था, किसी ने दिया है ये पेपर? मतलब तुम में से किसी ने दिया था? नहीं दिया। ठीक है, हालांकि ये कॉमर्स वालों का। तो यहाँ पर यह है कि जो है वो अगर कहा जाए कि 2023 में जो उन्होंने घोषणा करी, कितने जो है वो आए, उसमें ये प्रश्न ऐसे पूछता कि उसमें से कितने देशों ने जो है वो ज्वाइन किया, तो अलग होता यहाँ पर। तो अब यही प्रश्न यहाँ पर है कि 5 और 6 में वो आयोग ने जो अगर कहा जाए अपनी बात जो है वो फंसा दिया, पर ज्यादातर बच्चे जो है वो 5 वाली उसमें चले गए। और आयोग ने कह दिया कि नहीं भाई, हमने तो उसको करेक्शन भी नहीं किया आयोग ने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ यही बात निकल कर आती है कि अभी 6 जनवरी को, मतलब आपको जब तक वो आधिकारिक रूप से ना शामिल हो जाए तब तक की कहानी जो है वो तो इंडोनेशिया अब आ गया। अब आपको इसमें जो है वो क्वेश्चन जो करना तैयार है, वो क्या करना है कि अभी हाल फिलहाल में जो ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से, क्योंकि अब इंडोनेशिया के शामिल होने के बाद वो एक बार फिर क्वेश्चन उठ गया कि ब्रिक्स में कौन सा देश है, कौन सा नहीं। तो फाउंडर कंट्रीज तो ऐसा है कि ब्रिक से ब्रिक्स, मतलब पहले जो ब्रिक था फिर उसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो ब्रिक्स हो गया, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो कॉमन है। अभी नए कंट्रीज में जो शामिल हुए, एक अपने को इथोपिया याद रखना है, एक अपने को इंडोनेशिया याद रखना है, एक अपने को जो है वो ईरान इजिप्ट। याद रखना है, एक अपने को यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो नाम याद रखना है, एक अपने को इजिप्ट याद रखना है, ये। और इसमें गलत कहाँ होगा? ये गलत होगा, या ये गलत होगा। क्यों गलत होगा ये भी समझ लो, ईरान और इराक लिख देगा वो वहां, और गलत हो जाएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया लिख देगा, यहाँ गलत हो जाएगा। मतलब हमको परेशान कैसे करता है एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसे ही तनाव में बैठ के आंसर लिख लगा रहे हो गोला। अब वहां लिखा है यूनाइटेड अरब अमीरात, नीचे लिखा है ठीक है यूनाइटेड अरब, संयुक्त जो अगर कहा जाए सऊदी अरब लिखा हुआ है और यूनाइटेड, कंफ्यूज हो गया सऊदी अरब था कि यूएई था कि क्या था। इसलिए इनको अपने को याद, जब भी आप कैसे याद रखोगे, जब भी ब्रिक्स वर्ड यूज करो तो दिमाग लगाओ कि मुझे कितने मेंबर ऐसे हैं जो पुराने परंपरागत को छोड़कर याद है। परंपरागत को, जैसे मुझे, जैसे मेरे से पूछा ना तो मैंने कहा ना यूएई है, ईरान है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, इथोपिया है, ये नए आ गए। बाकी जो पुराने चल रहे हैं वो तो जो है अगर कहा जाए कि गाड़ी चली रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे जो है वो तैयार होते हैं। दूसरा, फोकट के क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है, जो न्यूज़पेपर पढ़ने से तैयार होते हैं। ध्यान से देखो, अब यहां तुमको एक क्वेश्चन मिला, कुछ मिला क्वेश्चन, कोई मुझे बताएगा हाँ सर एक क्वेश्चन मिल गया। क्या क्वेश्चन मिला, ढूंढो, कोई बताए मुझे। करंट ब्राजील घोषणा अध्यक्षता पद। घोष नहीं, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो। घोषणा कहाँ की सर गई? हाँ। सर घोषणा कहाँ की गई? 2025 सर की अध्यक्षता 2025 की ब्राजील। मेजबानी से। हाँ, अब इसमें चलो सबने बोल दिया तो मैं समझ नहीं पाया किसने क्या बोला, लेकिन यहाँ एक फ्री क्वेश्चन मिल गया कि 2025 में ब्रिक्स ब्राजील की अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन कर रहा है? ब्राजील। ये हमारा मतलब फ्री का क्वेश्चन हो गया ना, कि अगर कोई पूछेगा कि भैया जो है वो अगर कहा जाए 2025 में, जैसे हमने कहा ना कि हमने G20 की अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता की तो निश्चित रूप से भाई हमने सम्मेलन भी कराया, सब कुछ कराया। तो अभी जैसे 2025 में ब्रिक्स में जो भी कुछ होगा यहाँ पर, अब कब होगा गॉड नोस, हम नहीं जानते। वो कौन करेगा ब्रिज में, इसका जो सम्मेलन होगा वो ब्रिक्स का, वो ब्राजील में होगा। इससे पहले कहाँ हुआ था अभी? अभी अक्टूबर में ही हुआ था ना, अक्टूबर कजान अक्टूबर रूस। में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? कजान रूस। अज्ञान रूस। ठीक है, कजान, वेरी गुड। तो रशिया के कजान शहर में इसका सम्मेलन आयोजित हुआ था। और उसके बाद अब नेक्स्ट समिट है। हम सोचे हम क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ के, जो मैगजीन्स आती हैं उनको पढ़ पढ़ के जो है वो याद करके रट लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको आने वाले 4 महीने तक 50 बार जो है वो न्यूज़पेपर में छपा देंगे। आप में से हर एक को रट जाएगा कि ब्राजील में 2025 में जो अगर कहा जाए इसका मतलब सम्मेलन होने वाला है। इसके पहले रूस के कजान में जो है वो अगर कहा जाए ब्रिक्स की समिट हुई थी। अब ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में सेम आ जाए कि 2024 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो हमको ये समझ पड़ गया कि वो कजान में हुआ था। अब उसी की जगह वो कजाकिस्तान लिख दे, कजान लिख दे, वहाँ कंफ्यूज कर दे। कजान रूस के अंदर है, कजाकिस्तान एक अलग देश है। तो
ये हेल्प ऐसे होती है एग्जाम में, और को ऐसे नहीं होती। फिर 11 राज्यों के 23 शहरों में 1,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने वाले भारतीय मेट्रो प्रणाली पृष्ठ में कौन सा, सरकार ने एक आर्टिकल पब्लिश किया पीआईबी के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे लंबा थर्ड मेट्रो नेटवर्क हमारे पास है। ये स्क्रीन पे लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा यहाँ पर। तो बकायदा ये मैंने पूरा आर्टिकल लगाया यहाँ पर कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी मेट्रो है ना, पिछले दशक में मेट्रो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, शहरी परिवहन को मजबूत करने और इसके लिए, है ना। तो ये प्रश्न वन लाइन वाला है कि विश्व में मेट्रो नेटवर्क में भारत कौन से स्थान पर आता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे, नीचे लिख रही है सरकार के भैया जो है वो तीसरे नंबर पे। दूसरा, हमको ये भी अच्छा पता चला कि पिछले 10 साल में 5 सिटी से हमने मेट्रो को कहाँ तक लेके चले गए, 23 शहरों तक लेके चले गए। सरकार तो अपने ही समों को बताएगी, 2014 से पहले का तो नहीं बोलेगी, तो 2014 से यहाँ पर, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि अब हम सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऑन द वे टू हैव द सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इसमें हम जो है वो रनिंग में हैं। और मेट्रो प्रोजेक्ट्स कौन सी मिनिस्ट्री जनरली मैनेज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अर्बन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, है ना। वो रेलवे मिनिस्ट्री के साथ नहीं चलते प्रोजेक्ट, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो होती है, शहरी विकास से संबंधित जो भी मंत्रालय होता है वो करता है। आज कम से कम हमको एक रफली एक आइडिया, हमको क्वेश्चन मिल गया कि आज भारत के 23 शहर मेट्रो कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, कई में शुरू हुई है, कई में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 1,000 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक है हमारे पास। इस तरह के जो क्वेश्चन जो है वो आते हैं। फिर अगला है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किस तिथि को किया गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे वो धरती आबा जो है वो ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया था कि 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया, तो ऐसे जनवरी 2025 या ऐसा कुछ पूछ ले तो 4 से 9 जनवरी 2025 को ग्रामीण भारत महोत्सव, जो स्क्रीन के ऊपर, एक सेकंड में इसका प्रेस रिलीज दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ग्रामीण भारत महोत्सव, उसका प्रेस रिलीज लगाना भूल गया मैं, दिखाते रहो, ये खोलेंगे, ये मेरा ही पड़ा हुआ होगा तभी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर तो स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। स्क्रीन पे नीचे चले जाए यहाँ पर, तो भारत मंडपम में हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव की थीम विकसित भारत 2024, मतलब विकसित भारत 2024 के लिए एक अभी का है ना। बाकी तो इतनी बड़ी थीम तो हमको याद नहीं रखना, छोड़कर बाकी नीचे आपको पूरी डेट भी मिल जाएगी, किस दिन से किस दिन तक चला, इसी के अंदर आप आर्टिकल देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो हमें ये बात समझ पड़ेगी कि कब से कब तक है, कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ भारत मंडपम में। ये एक वर्ड के लिए हमारे काम का हो सकता है, बहुत बड़ा इवेंट था। स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है पूरा, यहाँ पर पोस्ट डले हुए हैं। भारत के गांव के लोगों को सशक्त बनाना, गांव को मुख्य धारा से जोड़ना, ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें आई। कई सारे जो है वो निर्णय इसके अंदर जो है वो लिए गए, जो स्क्रीन के ऊपर ढेरों आपको दिख रहे हैं, एक पूरे इवेंट का यहाँ पर। तो इसमें कोई ना कोई जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहाँ स्क्रीन पे नवार्ड का दिख रहा है, होस्टेड बाय द भारत मंडप न्यू दिल्ली, जनवरी जो है वो 4 to 9 2025। नवार्ड के गठन के लिए कौन सी कमेटी अपॉइंट की गई थी, शिवरामन। वी शिवरामन कमेटी। वी शिवरामन किसके किसके जो अगर कहा जाए मेंबर थे उस समय, प्लानिंग कमीशन के, ठीक है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद किस साल नबार्ड एक्ट पास किया गया, 1981 1981। और नबार्ड किस दिन गठित हो गया, 82 12 1982। 12 जुलाई 19। 1982। तो ये रिवीजन हो गया था, है ना। रिवीजन हो गया। रिवीजन कैसे हो गया कि जब सितंबर 1975 में एक ऑर्डिनेंस के द्वारा रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खड़ा करने के लिए बात हुई, ऑर्डिनेंस लाई सरकार, और 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबी बनाए गए, जिसमें 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की, 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार की और 35% हिस्सेदारी किसी गवर्नमेंट शेड्यूल्ड बैंक की, भारत सरकार के थी। सरकार को लगा था कि इससे हम ग्रामीण जो अगर कहा जाए अर्थव्यवस्था को तेज कर देंगे। बट 5 साल के बाद ही आरआरबी वो कुछ नहीं कर पाए जो करना था। तो इंदिरा गांधी जब एक बार फिर सत्ता में आई
तो उस समय जो है अगर कहा जाए नबार्ड के लिए एक एक्ट पास किया गया और फाइनली जो है वो 1982 में नबार्ड अस्तित्व में आया, जिसके उद्देश्य पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ये बात कही गई कि खाली किसान के डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा, गांव का डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। इसलिए नबार्ड का मतलब हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये हो गया रिवीजन नबार्ड का। इतना छोटे से उसमें 2 लाइन में मतलब अपन ने नबार्ड को रिवाइज कर लिया। तो ये 4 से 9 जनवरी, ये याद रखना है, अच्छा है। अगला है कुंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अभी ध्यान से समझिए, कुंभ के ऊपर इस बार का तो कुंभ जो है अगर कहा जाए बहुत अलग है, सरकार बहुत बड़े स्तर पर उसको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, मैं भी पढ़ता रहता हूँ। पीआईबी के ऊपर रोज एक आध प्रेस रिलीज आता है। अभी मैंने एक प्रेस रिलीज तो यही जो है वो कुंभ का, कहीं देखो कहीं कुंभ लिखा होगा, शायद मैंने सेव भी किया था। तो ये वैश्विक महाकुंभ 2025, ये प्रेस रिलीज ही है। तो इसको मैं पूरा एक दिन पढ़ रहा था, तो इसी से मैंने क्वेश्चन लिया, ये 6 जनवरी का, कि 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनशोंग ने जो है वो, यहाँ पूरा आर्टिकल है कि कुंभ ने हमने क्या क्या करा, क्या है। इसी से मैंने आपका क्वेश्चन जो है वो डिजाइन किया है। तो अब ये पहले तो प्रश्न मैं बता दूं, पहला है कि पहली बार 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ने जो है अगर कहा जाए विस्तृत वर्णन किया। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त जो राजा था, चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में फाहियान भारत की यात्रा पर आया। फाहियान ने भी कुंभ का उल्लेख किया, पर वो कुंभ को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाया कि ग्लोबल सिनेरियो में कुंभ को पहचान मिले। 7वीं सेंचुरी में जब हर्षवर्धन का यहाँ शासन था, तो हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान ये हैनशोंग जो है वो भारत की यात्रा पर आया। दोनों तो अपने को हो गए। फाहियान किसके शासन काल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। वो हमारे मध्य प्रदेश के कहाँ तक आ गया था? कहाँ तक? मालवा। मालवा तक, है ना। मालवा तक। तो फाहियान ने मालवा की जलवायु सुना होगा ना, यहाँ पर अगर कहा जी। जाए विश्व की सबसे जी सर, जलवायु वाला जो किस्सा है। तो हैनशोंग आया। अब हैनशोंग जब आया तो उस समय हर्षवर्धन, कहा जाता है कि हर्षवर्धन जो है पुलकेशिन सेकेंड नाम का जो चालुक्य राजा था, उससे जो है वो युद्ध हार चुका था नर्मदा नदी के किनारे। वो उल्लेख कहाँ मिलता है हमको? कहाँ मिलता है? एहोल ए होल तो अभिलेख। अकॉर्डिंग टू एहोल इंस्क्रिप्शन, चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच एक बैटल हुआ। उसमें जो है वो हर्षवर्धन हार गया। उसके बाद हर्षवर्धन थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ गया। मुझे लगता है कि शायद युद्ध हारने के बाद उसका अध्यात्म की ओर ध्यान गया। उसको लगा कि सब छोड़ो छाड़ो, क्यों जो है वो मारकाट के पीछे पड़े। तो कहते हैं कि उसने अपना पूरा जो भी उसके पास रिसोर्स थे वो पूरा दान करने लगा। तो इसी समय हैंशोंग यहाँ आया, उसने देखा यार राजा तो सब कुछ दान कर रहा है, मतलब जितने दिन कुंभ चल रहा है उतने दिन तक रोज दान कर रहा है। तो उसने लिखा कि यहाँ तो एक इतना बड़ा इवेंट होता है कि अब किंग जो है वो सब कुछ अपना पूरा हर चीज डोनेट कर देता है, और फिर उसको रिसोर्सेस को जो है वो धीरे धीरे बनाता है, फिर जो है वो उसके लिए तैयार रहता है। तो हेनशोंग के वर्णन से कुंभ को ग्लोबल नजरिए में जो है वो पहचान मिलना शुरू हुई। इसीलिए वो क्वेश्चन में मैंने जो है वो लगाया। और ये मैंने नहीं बोला, मतलब स्टोरी तो मेरी है, बट इसका कुछ अंश जो है वो पीआईबी में भी लिखा है। तो प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन कुंभ के मेले में शामिल होते थे, 75 दिनों तक दान करते थे। कुंभ मेले में लगाए गए नेत्र कुंभ का संबंध नेत्र प्रशिक्षण चश्मा वितरण से है, जो नीचे दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसके पहले भी वो बता रहा है कि यहाँ कि नृत्य, ये लिखा हो ना कि पहली बार होगा जब एक आयोजन में 5 लाख लोगों की आंखों की जांच और 3 लाख चश्मे बांटे जाएंगे। इसका उद्देश्य जो है वो नागा वासुकी के पास जो है वो 5 से 10 हेक्टेयर में नेत्र कुंभ मेला लगाया गया है। पिछले नेत्र कुंभ में अपनी उपलब्धियों में लिंका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो जगह बनाई थी, तो नेत्र कुंभ जो है वो आपको याद है। सरकार ग्लोबल सिनेरियो में इसको प्रचारित भी कर रही है। आज ही कुंभ का पहला पहला शाही स्नान, शाही स्नान। मान। आज ही पहला शाही स्नान है। तो आप इसके वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप देखिए पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। इसका ये एक अलग ही स्पिरिचुअल, मतलब वहां पर आपको एक अलग ही आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। ठीक है, आध्यात्म से अगर आप हल्का फुल्का फील करना चाहते हैं तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई यहाँ तक। तो उपरोक्त सभी, सर हाँ बेटा जी। सर सत्या नडेला की पत्नी भी आ रही है नहाने। नहीं, स्टीव जॉब्स की है वो। स्टीव स्टीव जॉब्स की जॉब्स वाइफ की सर, पत्नी थी वो, स्टीव स्टीव जॉब्स। जॉब्स की। स्टीव जॉब, एप्पल के को तो फाउंडर स्टीव। कमला नाम दे दिया गया है। हाँ, उनने जो है अगर कहा जाए स्टीव जॉब्स तो बहुत लंबे समय तक, आपको याद होगा वो नीम करोली बाबा वाला वो किस्सा जो है वो सुना यस होगा। सर। जी सर। देखो बहुत जो बड़ी बड़ी हस्तियां रही,
देखो, पैसा कमाने की जब ललक खत्म हो जाती है ना, तो अध्यात्म का जन्म होता है ना, तब अध्यात्म की खोज में आदमी निकल जाता है। वो आपको मालूम होगा ना, मैस्लो का एक सिद्धांत है जिसमें सबसे ऊपर उस मैस्लो के पिरामिड में क्या मिलती है? क्या मिलती है? आत्म संतुष्टि, आत्म संतुष्टि। आत्मसंतुष्टि पैसा आत्मसंतुष्टि। कमाने से नहीं मिलती, अंदर से फील अच्छा हो जाए ना, किसी को खिला दिया कुछ तो लगता ना, यार यार बहुत अच्छा काम कर दिया। तो कई ऐसे, जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती थे, कभी आपने जो है वो बीटल्स का नाम सुना होगा। बीटल्स बैंड दुनिया का पहला बैंड था वो, जिसने ग्लोबल सिनेरियो में जो अगर कहा जाए पहचान बनाई। उसमें उसके चार लोगों में से एक जो थे वो थे जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन, जब उनको लगा कि यार अब तो अ, पैसा तो ना जाने कितना कमा लिया, तो वो आ गए इंडिया। और आने के बाद जो अगर कहा जाए कि फिर यहाँ वो कुंभ में उन्होंने डुबकी भी लगाई, यहाँ पर उन्होंने जो है वो फिर यहाँ के हिंदू उससे भी जुड़े। काफी कुछ मिल जाएगा, आप जॉर्ज हैरिसन के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पर। और मतलब बहुत बड़ी हस्ती के रूप में जो है वो जाना जाता है। बाद में जो अगर कहा जाए, इसमें आप कभी देखोगे कहीं ना कहीं इनका लिखा मिल भी जाएगा, ये लिखा हुआ ना, ये यहाँ पर दिख रहा है कि वो फिर स्पिरिचुअलिटी से जो है वो जुड़े। और बीटल्स, जो म्यूजिक का दीवाना होगा, मैं समझता हूं कि जॉन लेलन को तो उसने सुना ही होगा। इतनी बड़ी हस्ती थे कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, मतलब म्यूजिक में जो कुछ बड़े नाम थे, उसमें एक बहुत बड़ा नाम जो थे अगर कहा जाए, जॉन लेलन थे। बहुत बड़ा नाम, बहुत ही कम आयु में उनकी डेथ हो गई। और दुनिया को आज भी बड़े बड़े मॉल शॉपिंग सेंटर्स में जॉन लेलन के सॉन्ग बजते हैं, बीटल्स के। आज भी चलते रहते हैं धीमी धीमी आवाज के ऊपर यहाँ पर। ठीक है, तो सुना है किसी ने, मतलब कभी नाम सुना है इनका? नहीं सुना है जय। ठीक है, एल्विस प्रेस्ली, जॉन लेनन, ये सब बड़ी हस्ती थी। तो ये तो अभी हमारे काम का नहीं। बट टेक्निकली हमको ये बात बहुत अच्छे से समझ पड़ी कि अभी हमको, मैं एक आपको 15-20 मिनट का आर्टिकल, किसी दिन जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा, मैं कुंभ की स्टोरी सुना दूंगा आपको पूरी। मतलब उसका हिस्टोरिकल से लेकर अभी तक जो हो रहा है, कैसे हम कर रहे हैं, कौन से राजाओं ने कब क्या कुंभ में कहाँ दान हुए, कैसे हुए, क्या है, ये सब जो है वो अगर कहा जाए हम बात करेंगे। अगला है भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ। अब पहले लिखा है, ऐसे तो तुक्के में तो जा सकते हो, जैविक लिखा है तो जैविक में तो ज्यादातर कौन सा राज्य बहुत कमाल दिखा रहा है? कौन सा राज्य? सिक्किम ना। तो आपको मालूम होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिक्किम ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में अपने झंडे गाड़ चुका है। तो उससे हम जो है वो इसको लिंक कर सकते हैं। तो दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कि केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने आज सिक्किम में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। गुवाहाटी में 50 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। डैश डैश डैश, यहाँ पर सिक्किम के सोरांग जिले में। यहाँ अब बाकी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अगला जो है अगर कहा जाए भारत पोल, तो इसको तुक्के से भी लगा सकते हो कि भारत पोल से भारत हटा दे तो कौन सा पोल हो जाएगा? ठीक है, इंटरपोल। इंटरपोल। जैसे वहां इंटरपोल है, ऐसे भारत पोल है। तो ये भारत पोल पोर्टल सीबीआई का है। मतलब किसके द्वारा विकसित किया गया, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये लेटेस्ट चीजों में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल। तो स्क्रीन पर आपको एक पहली ही वेबसाइट सीबीआई की दिखी। हम वहां तो नहीं जाएंगे, हम सीधे प्रेस रिलीज पर जाएंगे। तो बकायदा लिखा है, यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स अमित शाह इनॉग्रेटेड द भारत पोर्टल डेवलप्ड बाय सीबीआई इन न्यू दिल्ली। अब यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक भी है। ठीक है, मिस्टेक का मतलब यहाँ नहीं लिख मिस्टेक है। अगर हम इस आर्टिकल को पढ़े तो हमें एक इनडायरेक्ट गलत मैसेज हमको क्या मिल रहा है कि सीबीआई किसके कंट्रोल में है? किसके कंट्रोल में? मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री। होम जबकि मिनिस्ट्री। टेक्निकली वो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती ही नहीं, वो पीएमओ को रिपोर्ट करती है। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर पहले आती थी, वो अभी प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती। हाँ, पर चूंकि हम भारत की आंतरिक आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देखते हैं, इसीलिए इसको हम लिंक कर सकते हैं। तो टेक्निकली जो अगर कहा जाए, नीचे उसने अपनी बात को जस्टिफाई किया कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, विद द लॉन्च ऑफ भारत पोल टुडे, इंडिया जो है वो अनशाइनिंग जो है वो इनटू द न्यू एरा ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन। ये वैसा ही है जैसे इंटरपोल दुनिया भर के नोटिस जारी करती है ना, रेड कॉर्नर नोटिस। और अभी एक नया कोई नोटिस नया ही लेकर आई है, ब्राउन या ऐसा कुछ। अभी मैं एक दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, और उसमें आप इंटरनेट पे ढूंढोगे इंटरपोल न्यू नोटिस, तो न्यू नोटिस में वो मिल जाएगा। न्यू कलर का नोटिस उसने शुरू किया है कुछ ऐसा जो है वो दिख रहा है। अब हमको दिख रहा है कि भारत पोल से हम दुनिया के ऑलमोस्ट 195 कंट्रीज के साथ कोऑपरेट कर पाएंगे, हम जानकारियां साझा कर पाएंगे। तो दिख रहा है भारत पोल का शुभारंभ
ठीक है, अमित शाह के द्वारा 7 जनवरी को भारत मंडपम में जो है वो किया गया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है वो हो सकता है आने वाले समय के लिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का पोर्टल है ये, और अच्छा है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, कभी भी बन सकता है। तो ये दिखा हुआ है कि 5 की मॉड्यूल है भारत पोल के, जो है वो कनेक्ट है, इंटरपोल नोटिस है, ठीक है, रेफरेंस है, ब्रॉडकास्ट है एंड रिसोर्सेज। ये भी आप कॉपी के अंदर किसी कोने में लिख लेना। आईएएस वाले तो ऐसे, यूपीएससी वाले सिविल सर्विस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पर कि वो क्या क्या करेगा, काम जो है वो आ जाए, कैसे काम करेगा। तो ये बस एक सिंपल सी लॉजिक है, हमको समझ पड़ गया। इसका कुछ बेनिफिट आने वाले समय में मिल सकता है, देखते हैं क्या होगा कैसे होगा। जब प्रॉपर काम करेगा तब तो हमको समझ पड़ेगा यहाँ पर। बाकी तो अभी हमारे लिए इतना ही काम का है। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने बता दिया। फिर अगला जो है वो, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक विधिक प्रावधान के तहत प्रदत्त, ये क्वेश्चन मैंने पॉलिटी का करंट अफेयर से कनेक्ट किया। अब कैसे किया वो देखो। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक विधिक प्रावधान के तहत प्रदत्त अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष सहभागितापूर्ण चुनाव कराएगा, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है? किस प्रोविजन के तहत? आर्टिकल 324। अगर नॉर्मल देखें तो 324 ही जाता है, बट टेक्निकली 172 लेना जरूरी है, क्योंकि 172 कहता है कि आप 5 साल तक के लिए ही चला पाओगे विधानसभा को, है ना। मतलब जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 साल होना चाहिए। 5 साल से ज्यादा के लिए फिर आपको प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। ये तो मालूम होगा आर्टिकल 172 के, नहीं मालूम? यस सर। पार्ट 6 पढ़ाया था ना तुम लोगों को हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन का, यस। तो पार्ट 6 में ये बताया होगा वहाँ। और थर्ड वन जो है अगर कहा जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 15। अब आपको ये याद नहीं रखना, सेक्शन फैक्शन याद नहीं रखना। आपके यहाँ 2 क्वेश्चन तैयार है। पहला कि 324 नंबर के आर्टिकल में ये साफ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए, जो भी हम देख सकते हैं। दूसरा कि आर्टिकल 172। अब ये लिया मैंने क्यों, क्या कहीं लिखा? तो जब दिल्ली का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो पहली लाइन ये इलेक्शन कमीशन का देखो, आप प्रेस ले लीजिए, 7 जनवरी का प्रेस ले लीजिए। यहाँ पर बकायदा ये बता रहा है कि भैया 24 फरवरी 2020 से 23 फरवरी 2025 को इसको 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो चूंकि 5 साल पूरे हो जाएं, इसके पहले हम निर्वाचन की प्रक्रिया कर लें तो वेल गुड है। कैसे करेंगे? तो लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कमिटेड द कंडक्ट द फ्री फेयर डैश डैश डैश, पूरा पढ़ लेना तुम लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली एनसी, ठीक, डैश 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 डैश। फिर सीधे आ जाए आर्टिकल 324, रीड विथ, यानी इस आर्टिकल को किसके साथ जोड़कर पढ़ना पड़ेगा? आर्टिकल 172(1), ठीक है, एंड सेक्शन 15 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इस तरह से इन प्रावधानों को प्रयोग करते हुए हमको यहाँ पर दूसरा फ्री फोकट का एक क्वेश्चन मिल गया। कोई एक क्वेश्चन फ्री फोकट का मिला यहाँ से, थोड़ा सा अवेयर दिमाग से बता पाए तो बता दो। टोटल सीट्स है 70। नंबर्स टोटल ऑफ सीट है सीट। 70। और क्या पूछेगा तुमको घुमाने के लिए? क्या पूछेगा? अगर तुम्हारा पेपर वाले ने अभी पेपर बना रहा होगा अगर, तो बोलेगा कि दिल्ली एनसीआर की 70 सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 2, 3, 5, जीरो। 0। तो जीरो। दिमाग सुनने तक तो किसी का जाएगा ही नहीं, वो कहेगा यार 0 तो नहीं हो सकती यार। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है देखो, शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन आपको यूपी वाली जो बेल्ट से लगा हुआ बेल्ट है ना, दिल्ली आप यूपी से लगा हुआ, नोएडा जाओगे तो जो है वो दिल्ली नोएडा से लगा हुआ है पूरा यूपी तक। इस क्लास में ऑलमोस्ट सबको मालूम है यूपी में अनुसूचित जनजाति की आबादी ना के बराबर, लेकिन अनुसूचित जाति की जो अगर कहा जाए आबादी बहुत अच्छी। तो हम उससे जो अगर कहा जाए इसको जो है वो लिंक कर सकते। तो इस तरह से मतलब याद, मतलब कोई प्रेस रिलीज सरकार दे रही है तो केवल देखने से कैसे देखें। इस क्लास में हर बच्चे का कम से कम इतना तो रिवीजन हो गया यार, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, ठीक है। पिछली विधानसभा 2020 में जो है वो गठित हुई थी, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर है, लेकिन वो पावर के तहत उसको फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़ेंगे। 172 नंबर का जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये बात लिखी हुई है, उसके अंदर जो है अगर कहा जाए यहाँ पर, अरे यार पहले आर्टिकल लिखना था ना, ये आर्टिकल 172, उसमें बात लिखी हुई है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए लिखा है कि आर्टिकल 172 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधायिका का कार्यकाल अब एक साथ नहीं होगी तो 5 साल ही होगा यहाँ पर।
तो ये लिखा हुआ है कि बकायदा इसके अंदर, तो हमको आज पांच छह मतलब आज करंट अफेयर्स में आपका कम से कम 10 तो पॉलिटी के क्वेश्चन ही रिवाइज हो गए। पार्ट 17 याद हो गया कि लैंग्वेज से संबंधित है, पार्ट 18 याद हो गया कि वो इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है, आर्टिकल 172 विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 345 के तहत राज्य अपनी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है, 343 के तहत जो अगर कहा जाए कि यूनियन के ऑफिशियल कितने सारे, हम सोचते हैं हम करंट अफेयर्स, अरे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे, आप अपना स्टैटिक तैयार करें। आपका पूरा पेपर ही मैं तो कहता हूँ मक्खन की तरह पकड़ में आ जाता है अगर आप चीजों को ऐसे रिवाइज कर रहे हो। नहीं कर रहे तो गाड़ी जैसी चल रही वैसे तो चलती रहेगी यहाँ पर। तो ये तो अब याद ही रहेगा कि 5 साल का होगा, उसमें कुछ जो है वो, और किस दिन से होगा, जिस दिन उसकी क्या होगी, पहली बैच फर्स्ट बैच। मीटिंग पहली फर्स्ट बैठक। यानी कि चुनाव आयोग ने चुनाव करा दिए उस दिन से जो है वो काउंट करने लगी वहां से। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो मैंने शामिल किया था। फिर अगला जो है वो क्वेश्चन है, ई श्रम पोर्टल वर्तमान में कितनी अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध है, तो ये 22 इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पोर्टल है जो ऑल ऑफिशियल लैंग्वेज में अवेलेबल, ऑल ये देखा ना, भारत की भाषणी सक्षम ई पोर्टल अब सभी शेड्यूल्ड लैंग्वेज, अनुसूचित का मतलब होता है शेड्यूल, ऑल 24 शेड्यूल लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिससे कि जो है वो श्रम विभाग की योजनाएं या लेबर रिलेटेड जो भी जानकारी है, क्योंकि लेबर्स जो होते हैं उनका वो बेचारे कई बार जो है वो पढ़े लिखे भी नहीं होते, अनस्किल्ड लेबर, तो वो भाषा के ऊपर उनका कौशल कैसे हो थोड़ा बहुत जानते हो, तो उसके लिए उनको आप सोचे कि अंग्रेजी में दे दें तो नहीं होगा ना, उसके लिए। अगला क्वेश्चन रटा हुआ है सबको, मियावाकी पद्धति, ऑलमोस्ट इस क्लास में सबको मालूम है कि पॉकेट फॉरेस्ट का कंसेप्ट मियावाकी पद्धति का किसने दिया हमको, किस देश ने, जापान। जापान ने। अब आप देखिए कि कहाँ से ये क्वेश्चन आईएएस में भी आ चुका है ना, यूपीएससी में भी आ चुका है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन लिंक कैसे होगा, एक आर्टिकल नीचे छपा हुआ है कुंभ मेले का, स्क्रीन पे दिख रहा है 8 तारीख का, ये लिखा है मियावाकी पद्धति का उपयोग कर पिछले 2 वर्षों में प्रयागराज में 56,000 वर्ग मीटर में घने जंगल उगाए। उनको लगा था कि भाई प्रयागराज के आसपास जो है वो ग्रीनरी हो, हम जो है वो अगर कहा जाए क्लाइमेट को मैनेज करें, इसीलिए जो अगर कहा जाए कि इन्होंने जो है वो मियावाकी से ये पूरा घना जंगल विकसित किया। प्रेस रिलीज पे इसके फोटो भी है, जब आप जाओगे तो फोटो भी इसके अंदर जो है वो अगर कहा जाए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर साफ है कि जापान की मियावाकी तकनीक ऐसी है कि जिसमें आपके पास कोई बहुत छोटी जगह है, उस छोटे से एरिया में आप एक पॉकेट फॉरेस्ट जो है वो डेवलप कर सकते हो, और ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। आज अर्बन फॉरेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मियावाकी। अर्बन मैंने शहरी क्षेत्रों में अगर हमें जो अगर कहा जाए, तो ये आप अगर इसका आर्टिकल देखोगे तो बहुत बड़ा फॉरेस्ट, पूरे पेड़ भी दिखाए उन्होंने इसमें, ठीक है, ये देखो मियावाकी तकनीक से प्रयागराज में वन, एक सेकेंड इतने में आ जाएगा, एक्चुअली क्या मियाँ और बाकी अलग अलग हो गए। तो प्रयागराज में ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। ये क्या है मियावाकी तकनीक, 5 दिन पहले है ना, जिससे महाकुंभ के पहले। अब सपोज इससे फायदा क्या होगा, एक तो इससे पॉल्यूशन कम होगा, एयर पॉल्यूशन कम होगा, ये जो भी चीजें कम होंगी। बट जिनने कभी सपोज कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मियावाकी वर्ड ही ना सुना, उनको ये क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया कि भाई ये इससे जो है वो जो है वो ये से एक दिन पुराना प्रेस रिलीज है। सोचो हम तो 10 तारीख तक का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ये 12 तारीख का है, हम इस वीक पढ़ रहे हैं 10 तारीख तक, 12 तारीख का वो लिखा है ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में 7.93 की गिरावट। इसमें कहीं जो अगर कहा जाए उन्होंने लिखा होगा कि यार हमने पॉकेट फॉरेस्ट डेवलप करे शहरों के अंदर मियावाकी तकनीक से जो है वो पेड़ लगाए छोटी छोटी जगहों पर, उसका जो है वो बेनिफिट हमको मिला, इसी में जो है वो कहीं ना कहीं होगा, तभी तो वो लिंक हुआ, अदरवाइज नहीं तो जो अगर कहा जाए मियावाकी से जो वर्ड कैसे लिंक होता यहाँ। तो हम इस तरह से भी चीजों तक जो है वो जा सकते हैं। कल को जब आप अधिकारी बनोगे, आपके शहर में कोई इवेंट होगा, तो आप जो है कम से कम उस इवेंट के लिए जो प्री प्लानिंग करोगे उसमें आपको ये अनुभव काम आते हैं कि अच्छा ये जो अगर कहा जाए इससे हम जो है वो बेनिफिट का इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं। तो बस यही है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ और जो है वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन तो हमारे आसपास ही घूम रहे हैं, उन्हीं से हमको जो है वो एग्जाम को जो है वो तैयार करना है, बस ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है कि इन उपयोगों को करते हुए हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नवीन तरीके अपना रहे हैं। इसके तहत मियावाकी तकनीक का उपयोग महाकुंभ 2025 में पौधारोपण के लिए किया गया है, जो पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ आध्यात्मिक विधाओं के मिश्रण को उजागर करता है। आयोजन की तैयारी डैश डैश डैश, यहाँ पर ये लिखा बकायदा जो है वो पूरा इसमें भी जो है लिखा हुआ है, ये एक दिन पुराने से। तो हो सकता है कि हमको ये क्वेश्चन जो है वो पंच हो, या इससे कोई क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए जो है वो फ्रेम करके पूछ ले।
इसीलिए जो है वो डाला। इंडिया ही किस कंपनी के साथ मिलकर भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है? माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को ये जो है अगर कहा जाए खड़ा करेंगे इसमें एआई में। और जो टीयर 2 टीयर 3 के जो सिटीज हैं उनको जो है वो अगर कहा जाए उनमें डेवलप करेंगे। बड़ा इनिशिएटिव आज तारीख का, इंडिया एआई एंड माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइंट हैंड, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो सेम ही क्वेश्चन एग्जाम वाला पूछ सकता है, सेम जैसा ये लिखा हुआ है वैसा के वैसा जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया एआई ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में किस कंपनी के साथ जो है वो अगर कहा जाए काम करने के लिए मतलब कोई एक एग्रीमेंट किया है, या मतलब आगे बढ़ाने के लिए ज्वाइंट जो है अगर कहा जाए कि वेंचर जो है वो शुरू किया, ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ज्यादा हमको काम नहीं करना है यहाँ पर। भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ज्यादातर ऐसे इवेंट भारत मंडपम में ही होते हैं, तो कभी भूल जाओ तो तुक्का मार के ऐसे ही मार देना। तो नई दिल्ली है, फोटो लगा हुआ है दिख रहा होगा, भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रदर्शनी इंडस फूड, ठीक है, इंडिया, ठीक है। बाकी तो हमारे लिए कोई काम का नहीं, इतना छोड़ दे। तो ये न्यू दिल्ली में है, यहाँ पर बकायदा जो है वो यहाँ पर जो है वो लगाया गया है। और बाकी तो हमारे लिए कोई काम का नहीं, हालांकि ये गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में जो है वो वहाँ है। इसमें भारत मंडपम का उल्लेख नहीं लिखा है, तो ये भी आप याद रखिएगा, पर ठीक है। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, ये आपको याद रखना है यहाँ। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना को प्राप्त हुई बाघशीर क्या है? तो एक सबमरीन है। प्रोजेक्ट 75 सबमरीन के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। ये लिखा हुआ है, डिलीवरी ऑफ द Good. 6th स्कॉर्पियन सबमरीन बाघशीर। बाघशीर is the 6th submarine of the Project 75 class was delivered in Indian Navy on 9th of Jan 2025। ये प्रश्न इसलिए मैंने लिया क्योंकि ये सबमरीन वाले क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि उनको बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, मतलब ये खूब पूछते रहते हैं कई बार। अभी इससे पहले भी एक कोई सबमरीन का क्वेश्चन एग्जाम में आया था, मुझे नाम याद नहीं रहा कौन सी सबमरीन पूछी थी उसने। कोई कोई कलवरी शायद कल, पूछी हाँ, थी। मतलब ऐसी कुछ पूछी थी ना, कौन सी क्लास की, कलवरी क्लास की या आर्यन, कोई सी जो है अगर कहा जाए ऐसी कुछ सबमरीन पूछी गई थी। तो एक तो आपके लिए दो क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन हो गया कि प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? तो ये सबमरीन से है यहाँ पर। और इस सबमरीन के मतलब इस प्रोजेक्ट के तहत जो अगर कहा जाए कितनी सबमरीन जो है वो तैयार कर रहे हैं, कितनी सबमरीन लिखा हुआ है? शायद 6, है ना? 75। तभी तो ये है सर। ये जो 6 जो अगर कहा जाए, 6 तो ये है। हाँ, तो 6 सबमरीन जो है अगर कहा जाए, स्कॉर्पियन जो है सबमरीन जो है वो हम लोग जो है वो तैयार करें। तो ये बागशीर हमको मिल गई। और बाकी तो जो है वो मतलब टाइम टू टाइम जो है अगर कहा जाए इसमें अमेंड होंगे। ये आज से नहीं, ये जमाने से चल रहा है प्रोजेक्ट 75, हमारी जो है वो नेवी को मजबूत करने के लिए। 1 लाइन का है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन। प्रधानमंत्री जी के काफी छोटे छोटे से वो क्या बोलते हैं, रील अभी चल रही हैं इसकी। इन्होंने जब इसमें कहा, और एक स्टेटमेंट भी था, मैं लगातार नया करने की कोशिश करता हूँ और जो व्यक्ति सीखना नहीं चाहता वो मृत के समान होता है, ऐसा कुछ एक चर्चा में भी है उनका स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने बोला है यहाँ पर। तो विकसित भारत यंग लीडर, इसका याद होगा कि एक आपको याद होगा विकसित भारत युवा संवाद वाला जो एक प्रोग्राम था जो पिछले साल हुआ था, एमपीपीएससी के एक एग्जाम में भी आया था, हम उसको पढ़ भी चुके हैं, मतलब ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी है यहाँ पर। तो ये विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 10 से 12, यहाँ पर ऐसे भी हम युवा दिवस पे ही इस तरह के जो है वो कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। तो दिख रहा है डायलॉग 2025 टू किक ऑफ द न्यू दिल्ली फ्रॉम जैन। और इसको आपको कोशिश करना चाहिए, पूरा तो नहीं लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये जो है, मतलब इसमें जो प्राइम प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है उसके 2-3 मिनट का कोई क्लिप आप सुन लो, तो उससे आपके दिमाग में रहेगा कि क्या जो है वो। ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में आया था, विकसित भारत जो है वो युवा संवाद या ऐसा कुछ क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी कोई एग्जाम में पूछ चुके हैं, मुझे याद नहीं आता कौन से एग्जाम में, तो वो पेपर ढूंढने में दिक्कत आती है यहाँ पर। तो बकायदा आप इसको ऑफिशियली ये दिख रहा है, प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करी भारत माता की जय 3 बार बोलकर, पूरा उनका नीचे तक क्या उन्होंने अपने संवाद में जो है वो बोला होगा, इतना बड़ा उनका जो स्पीच है। और खत्म कहाँ किया? भारत माता की 3 बार जय और 6 बार वंदे मातरम, मतलब वो सब चीजें जो है वो उससे करते हैं। ये मूल पाठ है, मूल पाठ का मतलब है जो उन्होंने वहां बोला है, ये पूरा के पूरा बात यहाँ पर है।
तो हमारे लिए पूरा कोई काम का नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कब हुआ था, तो जनवरी में जो है अगर कहा जाए, या भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया, ये भी हमको प्रश्न में जो है वो आ सकता है। बाकी तो हमारे लिए कोई जो चीजें जो है अगर कहा जाए काम का नहीं। बस इतना जो है वो याद रखना है। जैसे लिखा ना 1930 के दशक में, यानी करीब 100 साल पहले अमेरिका भीषण आर्थिक संकट में फंसा था। 1929 के उस संकट को क्या बोलते थे? उस संकट को ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन। और याद करो वो जब 1921-22 में जब वो ग्रेट डिप्रेशन की आहट शुरू हुई, अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट, तो भारत के ही एक महान अर्थशास्त्री ने एक डॉक्टर किताब लिखी अम्बेडकर। 1923 में, जिसमें ये बताया कि हमको कैसे बचना है उससे। उस अर्थशास्त्री और उस किताब का नाम कोई बता सकता है? द ज्यादा भी प्रॉब्लम नहीं। आर अम्बेडकर सर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुक। द बुक प्रॉब्लम कुछ रुपए करके थी, रुपी करके। ठीक है, प्रॉब्लम विथ रुपीज एंड इट्स Problem. सॉल्यूशन। ठीक है, याद आई? डॉक्टर अंबेडकर यस बुक। सर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुक, प्रॉब्लम विथ रूपी। इतने से आपको आ जाएगी, वो उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा वैसे। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। किस साल पब्लिश हुई? 1920, 1923। थ्री। ठीक है। और 1920 इसके बाद ही मार्च। हिल्टन यंग ने उनको इनवाइट किया कि आप बताओ कि हम क्या करें। तो उनकी ही रिकमेंडेशन पे खड़ा हुआ बाद में 1926 की हिल्टन यंग आरबीआई। 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 हालांकि एक और अनिश्चार्य की बात है कि हिल्टन यंग कमेटी ने जाते आते, मतलब आप चीजों को कैसे याद रखोगे, आज का आखिरी ज्ञान, हिल्टन यंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सबमिट कर दी? 1926 में। अब सरकार, आपको मालूम है सरकार जगती कब है? जगती कब है? जब घटना मिल घट, जाए। अब हट कोई जाती है। प्रॉब्लम आ जब तक जाती घटना है। नहीं घटेगी जब तक नहीं जगेगी, तब भी और आज भी। तो 1926 में तो हिल्टन यंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब क्या हुआ, उस समय दुनिया में कोई ऐसी मंदी इतनी बड़ी नहीं थी कि सोचे कि एकदम बिल्कुल बंद दिया जाए। 1929 में, 1929 में मंदी ने अपना विकराल रूप दिखाया, अमेरिका के स्टॉक मार्केट को तबाह कर दिया। जर्मनी में इतना बड़ा जो है वो जो है अगर कहा जाए इन्फ्लेशन आया, आप सोच नहीं सकते, बर्बाद कर दिया जर्मनी को। उसको बोलते थे लोग ग्रेट डिप्रेशन, 10 साल तक रहा। और जब वो ग्रेट डिप्रेशन 1929 में खड़ा हुआ, तब जो यहाँ के लोगों का दिमाग खड़ा हुआ, अरे यार अब तो कुछ करना चाहिए। फिर फाइनली 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई खड़ा हुआ। ऐसी कहानी। तो हम हमेशा आरबीआई में कभी योगदान भूल ही जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर का। हमको पता होना चाहिए कि वो ये बुक नहीं लिखते तो इस बुक में उन्होंने कितना कुछ, हम ना तो पढ़ना चाहते हैं ना तो पढ़ाना चाहते हैं। जो सही ज्ञान है वहां तक हम जाना भी नहीं चाहते। ऐसी चीजें जो है वो एग्जाम में भले ही आए ना आए, लेकिन इनका अपना एक रोल होता है। तो ये कहानी जो है वो आ गई, और ये कहानी मैंने आपको सुना दी। बाकी खत्म आज का पूरा जो है वो। बाकी कल अपनी मुलाकात होगी। जो क्या टॉपिक करेंगे कल अपन लोग, जनजातीय वो कर रहे हैं ना अपन लोग, मतलब नायक। यस सर, आपने। यस। हाँ, तो वो 100 जो है वो वाला टॉपिक अपन कल से शुरू करेंगे। चलो, करें खत्म, और कुछ तो नहीं है? सर कुछ भेजा है अभी आपको। सीबीआई, बच्चे ने भेजा, पढ़ लेते हैं। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद ने हाल ही में शुरू किए गए इंटरपोल सिल्वर नोटिस को विदेश में अवैध संपत्तियों के बारे में सूचना जुटाने के लिए, जो अगर कहा जाए तुलनात्मक अधिक प्रभावी करा दिया। कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार था, अब साकार हो रहा है। तो अब अपने को ये बात समझ पड़ी ना कि आज हमारे पास जो है भारत पोल और इसका जो अगर कहा जाए बेनिफिट हमको कहाँ कहाँ मिलेगा। सर वो सिल्वर नोटिस वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे आप, हाँ नया वो नोटिस नया जारी। आया है वो, हाँ सिल्वर नोटिस, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला तुमने। मैं उसको उस नजरिए से नहीं देखा। मैंने बोला था ना कि एक नया नोटिस इंटरपोल लेकर आई है। ठीक है, अभी तक तो वो जो है वो कोई भगोड़ा जो अपराधी होता था तो उन्होंने रेड कॉर्नर निकाल। रेड कॉल। अब वो सिल्वर कॉर्नर, मतलब आज अगर मान के चलिए वो अभी जो भोपाल से, क्या नाम है वो बंदे का जो भाग के गया है, जो क्या नाम है, सौरभ। और अब करके कुछ। शर्मा सौरभ शर्मा। शर्मा। हाँ, सौरभ। ऐसे लोगों की अगर हमको प्रॉपर्टी वगैरह कहीं सीज करना है, कुछ करना है, तो ये सिल्वर जो कॉर्नर नोटिस, ये नया है, ये याद रखिए। बहुत अच्छा बच्चे ने भेज दिया मुझे, मतलब मेरे दिमाग में नहीं तो मेरे जो अगर कहा जाए, आप कहीं भी इसको अगर इंटरनेट पर भी ढूंढेंगे ना, इंटरपोल सिल्वर नोटिस, तो बिल्कुल लेटेस्ट है। इंटरपोल सिल्वर नोटिस, यानी ये इंटरपोल ने अभी इनिशिएटिव पे काम किया। ये ना इंटरपोल, देखिए ये 4 दिन पुराना, पब्लिश फर्स्ट सिल्वर नोटिस,
पहला सिल्वर नोटिस जो अगर कहा जाए यहाँ पर, और आश्चर्य की बात है, देखिए जिस बच्चे ने भेजा ना उसको भी, वो भी न्यूज़ से अपडेट है, मेरे से तो ज़्यादा ही अपडेट है फिर, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं ये वाला आर्टिकल। साकार हुई पीएम की सोच, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद बोले डैश डैश जो उसने जो पोस्ट किया है। तो अब हमें समझ पड़ा कि यार ऐसे ही जो है वो सिल्वर नोटिस कौन जारी करता है, अब हमको समझ पड़ गया इंटरपोल ने जो है वो नया इसको इनिशिएटिव शुरू किया। ये बड़ी कोचिंग जैसे विजन आईएएस, उन्होंने दिखाया कि ये भैया जो है वो 3 दिन पहले उन्होंने आर्टिकल लिखा, 2 दिन पहले वाजीराम ने लिखा, ये सब यूपीएससी के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं। आप पेपर पढ़ोगे तो चीजें आपको खुद ही क्लियर होंगी, कैसे नहीं तो जो है वो चलेगी कहानी। तो चलो करें खत्म, धन्यवाद करें, बाकी तो कल जो है वो मुलाकात हो गया। ठीक है, ओके सर, चलो ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या बेटा? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू चलिए सर। आपको बहुत जो है मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। ठीक है, जी स्नान करिए अच्छे से। ठीक है, और थोड़ा सा चिंतन मनन करिए अपने लिए, क्या आप अपने जीवन के लिए बेहतर प्रयास कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि करंट अफेयर्स को अगर आप सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ते हैं तो कोई आपके सब्जेक्ट को भी कमजोर नहीं होने देगा। आप सब्जेक्ट में भी इतना अच्छा परफॉर्म करोगे जितना आप कोई नहीं करेगा, क्योंकि सब चीज़ें हमारे आसपास से ही जुड़ी हुई हैं। बस जी हम सर। तैयार करने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।